प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1666 डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स। झंगी चुपचाप न्यूटन की कहानी सुन रहा था। फिर उसने लंबी सांस ली। ये दुनिया वाकई बहुत रहस्यमयी है। इंसान जिस हिस्से को समझ पाते हैं वो तो बस एक बहुत छोटा टुकड़ा है। फिर झंगी ने आंखें संकरी करते हुए पूछा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं मानता हूं कि तुम्हारे कोलंबियन स्टाइल के हिसाब से तुमने वहां और भी गहराई से जांच की होगी, है ना? इस पर न्यूटन ने हल्की मुस्कान दी, एक ठंडी लेकिन दिखावटी मुस्कान। बिल्कुल, उसने कहा, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। यह कोलंबिया की आंतरिक गोपनीय जानकारी थी। दुनिया भर से मदद पहुंचने लगी थी। सबसे बड़ा समर्थन तो निश्चित रूप से कोलंबिया की ओर से आया। उसके बाद फ्रेमोंट देश का था। बाकी कुछ देशों ने भी समर्थन दिया, लेकिन बैटलफील्ड में निर्णायक भूमिका निभाने वाले इप्सिलॉन लेवल एलियंस को भेजने का साहस उन्होंने नहीं दिखाया। यह साफ था कि हर देश में ना वो ताकत थी और ना ही वो हिम्मत जैसी हुआशू और कोलंबिया में थी। बराड़ा से किसी सहायता की उम्मीद नहीं थी और वास्तव में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए कोई हैरानी भी नहीं हुई। जल्द ही युद्ध परिषद की बैठक फिर से बुलाई गई और इस बार उसमें फ्रेमोंट और कोलंबिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में मेंग युअनजून ने कुछ दिन पहले हुए हमले का संक्षिप्त विवरण दिया। युद्ध फिर से जल्द ही शुरू होने वाला है, उसने गंभीरता से कहा, इसलिए हमारे पास तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। पुरानी कहावत है, उसने जारी रखा, चोर को 1000 दिन पकड़ा जा सकता है, पर हर दिन चौकीदारी नहीं हो सकती। लेकिन वर्तमान में हमें हर दिन पूरी तैयारी के साथ रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। फिर उसकी निगाहें वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे न्यूटन, केटी लेस, अलेक्सी और अन्य विदेशी प्रतिनिधियों पर गई। हो सकता है आपको हुआशु देश में लंबा समय बिताना पड़े। न्यूटन ने अपने गोल चश्मे को ऊपर किया और ठंडे स्वर में बोला, हम इसके लिए तैयार हैं और हम मानते हैं कि ये युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। भले ही जिंगडाओ के नीचे की रहस्यमयी सभ्यता सामने न आए, लेकिन इस दुनिया के दूसरे कोनों में बड़े पैमाने पर संघर्ष अब केवल समय की बात है। झंगी को न्यूटन की ये बात बहुत तर्कसंगत लगी। जिंगडाओ फॉग वैली, नैश कंट्री, किनलिंग टियान्युअन और नियन कंट्री के 3 रहस्यमय स्तंभ, ये सब संकेत दे रहे थे कि प्राचीन और गूढ़ सभ्यताएं जो अब तक छुपी हुई थी धीरे धीरे सतह पर आ रही है। इंसानों ने चाहे उनके संपर्क की पहल न की हो, फिर भी वे आ ही रही है और सभ्यताओं के बीच ये संघर्ष अब अपरिहार्य है। अब तक मेंग युअनजून को सभी 6 क्षेत्रों ने युद्ध का सर्वोच्च कमांडर स्वीकार कर लिया था। उसने न्यूटन और अन्य सहयोगियों से स्पष्ट कहा, युद्ध के दौरान सैन्य नियम सख्त रहेंगे। मदद के लिए आए मित्रबलों को भी हमारे आदेशों का पालन करना होगा। बिल्कुल, न्यूटन ने तुरंत सहमति दी। वो हमेशा नियमों का कड़ाई से पालन करने वाला था। ये उसकी मूर्खता नहीं, बल्कि उसके उच्च बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं, जब हर कोई नियमों का पालन करता है और पारदर्शिता रहती है, तो सफलता सबसे कुशलता से मिलती है। अलेक्सी ने भी सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, हम हुआशु की योजना के अनुसार कार्य करेंगे। मेंग युअनजून ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, तो चलिए अब अगली लड़ाई की योजना पर बात करते हैं। ये कहते हुए उसने हुआशु का त्रिआयामी नक्शा कमरे के बीच में खोल दिया। पिछली लड़ाई ने लगभग पूरे हुआशु देश को प्रभावित किया था, साथ ही कोलंबियन समुद्री बेस भी। लेकिन अब क्योंकि कोलंबिया ने अपना ओशन फ्लीट स्थानांतरित कर दिया है, तो वहां दुश्मन द्वारा हमला किए जाने की संभावना नहीं है। उसने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगली लड़ाई में हुआशु का कोई भी क्षेत्र दुश्मन का लक्ष्य बन सकता है। हमारी योजना यह है कि शेंजिंग क्षेत्र के एक स्पेस टाइप एलियन की क्षमता का उपयोग करके किसी भी समय सैनिकों को पूरे हुआशु देश में तुरंत भेजा जा सके। उसने गंभीर स्वर में जोड़ा, आप सब जानते हैं कि वुल्वन एम्पायर की पिछली सेना
अकेले पूरे हुआशु देश के मुकाबले खड़ी हो सकती थी। और शेंगजिंग पर हुए हमले से ये साफ है कि उनकी वास्तविक शक्ति इससे कहीं अधिक है। झंग यी ने बिना कुछ बोले त्रिआयामी नक्शे को देखा। उसके पास बैठी यांग जिंगसिन भी चुपचाप सुन रही थी। रणनीतिक स्तर की बातचीत में झंग यी को अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं थी। वो स्वयं मानता था कि हर व्यक्ति को अपनी ताकत और सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। रणनीति की बात विशेषज्ञों पर छोड़ देना बेहतर होता है। न्यूटन ने फिर से चश्मा उठाते हुए पूछा, तो अगर दुश्मन फिर से पिछली बार की तरह विभाजित होकर अलग अलग दिशाओं से हमला करता है, तब क्या होगा? उसकी चिंता उचित थी। पिछली बार वुल्वन एम्पायर ने अलग अलग क्षेत्रों को विशेष रूप से निशाना बनाया था। मैंग युअनजून ने सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा सवाल है। हमने पिछले युद्ध की पूरी समीक्षा की है और नई रणनीतिक योजनाएं बनाई हैं। तभी नक्शे पर 5 सिल्वर आर्मोर्ड एलियंस की होलोग्राम छवियां उभर आई। उनके युद्ध वस्त्र लगभग एक जैसे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर अंतर दिखता था। वे सभी विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे। मैंग युअनजून ने गंभीर स्वर में कहा, फॉग वैली से आए इन सिल्वर आर्मोर्ड एलियंस ने पिछली लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। हमने इनके आधार पर इनको कोड नाम दिए हैं। उसने नक्शे पर इशारा किया और 5 नामों के टैग उन होलोग्राम के ऊपर प्रकट हो गए। सी बीस्ट, स्मोक, जायंट ब्लेड, ब्लड टाइड और थंडर। थंडर का होलोग्राम तुरंत मंद पड़ गया। थंडर को जियांगनन क्षेत्र में केओस द्वारा मारा जा चुका है। मैंग युअनजून ने विशेष रूप से ये बात दोहराई। सभी की निगाहें झंग यी की ओर चली गई। झंग यी ने बाहें मोड़ रखी थी और चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कुछ खास नहीं किया हो। अध्याय 1667, केओस का उभरना। जिंगडाओ डब्ल्यूग्यू के साथ हुई पिछली लड़ाई में पूरे हुआशु राष्ट्र को भारी नुकसान हुआ था। सिर्फ जियांगनन क्षेत्र और खासकर टियाने सिटी ही एकमात्र ऐसी जगह रही जहां शानदार जीत दर्ज की गई थी। इसलिए जब दूसरे देशों के प्रतिनिधियों के सामने इस युद्ध की समीक्षा की जा रही थी, मैंग युअनजून ने यह तथ्य विशेष रूप से दोहराया। एक महान राष्ट्र की प्रतिष्ठा इस समय दांव पर थी। न्यूटन ने झंग यी की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। हम हिज एक्सीलेंसी केओस की शक्ति को स्वीकार करते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्टियर्स ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। अगर हमें पता होता कि ये लड़का एक दिन इतना ताकतवर बन जाएगा, तो उसे शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए था। कैनारो ने उसकी ओर देखा और संयम से कहा, अब वो समय बीत चुका है। आगे से ऐसे शब्दों से बचो। वैसे भी तुम्हारे लिए उस आदमी से टकराना अब आसान नहीं है। थंडर गॉड पुलर और अलेक्सी जैसे फ्रीमन के शीर्ष इप्सिलॉन वॉरियर्स ने जोंग यी को सम्मानपूर्वक सलामी दी। शक्तिशाली लोगों को हर काल में मान्यता मिलती है। जोंग यी ने भी सिर झुकाकर न्यूटन और अलेक्सी को उत्तर दिया। न्यूटन ने मैंग युअनजून की ओर देखा। उसकी निगाहें फिर से शीतल और ठंडी हो गई। मुझे याद है कि उनकी युद्ध सेना में सिल्वर आर्मोर्ड एलियंस के अलावा ब्लैक और व्हाइट आर्मोर पहने हुए इप्सिलॉन लेवल एलियंस भी थे। उनकी ताकत सामान्यतः व्हाइट चैरियट स्तर की थी और वर्तमान स्थिति के अनुसार हम उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ली चंगोंग, हा शंझुओ और एक्सयूए एनडब्ल्यू के चेहरों पर थोड़ी झिझक उभरी। बड़े क्षेत्रों के आधार स्तंभ होने के बावजूद उनकी ताकत अभी भी ब्लैक चैरियट से पीछे थी। पिछली बार वे सिर्फ अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर फॉग वैली की सेना से थोड़ी देर के लिए मुकाबला कर पाए थे। यदि आमने सामने लड़ाई होती तो वे शायद हार जाते। मैंग युअनजून ने फिर हाथ उठाया और सिल्वर आर्मोर्ड यूनिट्स के साथ एक नया छोटा 3D होलोग्राम प्रकट हुआ। वे थे ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स। हम इन ब्लैक एंड व्हाइट आर्मोर वाले एलियंस को कोड नेम से बुलाते हैं। रीइंफोर्समेंट सिस्टम, स्टॉर्म, आइस और टेलीकिनेसिस। उन्होंने कहा, दूसरी ओर की सेना बहुत व्यवस्थित है। सिल्वर और ब्लैक व्हाइट यूनिट्स के बीच समन्वय तयशुदा लगता है। हमारे पास निम्नलिखित मुकाबले हैं: सी बीस्ट प्लस रीइंफोर्समेंट सिस्टम, स्मोक प्लस स्टॉर्म,
जाइंट ब्लेड प्लस फ्रोस्ट, ब्लड टाइड प्लस टेलीकिनेसिस। और सबसे अहम बात यह है कि अभी ये तय नहीं है कि अगली लड़ाई में दुश्मन और इप्सिलॉन लेवल एलियंस को तैनात करेगा या नहीं। इसलिए हमें एक मोबाइल फोर्स को तैयार रखना होगा जो किसी भी समय सहायता दे सके और विशेष स्थितियों से निपट सके। जोंग यी ने ध्यान से सुना और गंभीरता से कहा, इसका मतलब है कि हमें अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सबसे ताकतवर यूनिट्स को गेट कीपर ऑफ दी अंडरवर्ल्ड से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह सुनते ही कमरे का माहौल एकदम ठहर गया। गेट कीपर ऑफ हेडीज, ये वो नाम था जिसे कोई लेना भी नहीं चाहता था। सब चाहते थे कि वो कभी ना आए, लेकिन युद्ध की सच्चाई यही थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंग युअनजून की आंखों में गंभीरता थी, लेकिन भीतर एक तीव्र तेज चमक रहा था। हमने इसकी भी व्यवस्था कर ली है, उन्होंने गहरे स्वर में कहा। झंग यी ने हाथ फैलाए और बोला, कृपया जारी रखिए मैंग शुआई। मैंग युअनजून ने आगे कहा, सबसे पहले गेट कीपर ऑफ हेडीज से मुकाबले के लिए हम अपनी मुख्य शक्ति भेजेंगे। उस समय 36 टियानगैंग टीम भी तुम्हारे साथ काम करेगी। फिर उन्होंने सिर उठाया और घोषणा की, जो योद्धा इस निर्णायक युद्ध में शामिल होंगे वे हैं केओस, जिटागार्बा, होतू, थंडर गॉड पुराण और गोचेन। झंग यी ने जब अपना नाम सुना तो वो जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। झंग डॉयन और होतू के साथ वो पहले से ही हुआशु राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था। वो जानता था कि जिंगडाओ की लड़ाई के बाद अब वो पीछे नहीं हट सकता। जिंगडाओ से उसका जुड़ाव और वहां मारे गए एलियंस, ये सब किसी न किसी दिन उसे फिर उसी रणभूमि में खींच लाएंगे। वो थोड़ा पीछे झुका और सोचने लगा, अगली लड़ाई में खुद को कैसे जिंदा रखा जाए। जीत जरूरी नहीं, लेकिन हार नहीं सकता, क्योंकि हार का मतलब है मौत। उसी वक्त एक असंतुष्ट आवाज गूंजी, इस सूची में मेरा नाम क्यों नहीं है? सबकी नजरें एक साथ उस ओर घूम गई। वहां एक सख्त दिखने वाला व्यक्ति सैन्य वर्दी में चौड़ी टोपी पहने खड़ा था। उसकी टोपी का किनारा उसके चेहरे का आधा भाग छुपा रहा था। यह था ब्लैक एम्परर किन एक्सुएनबा, वो योद्धा जिसने हाल की लड़ाइयों के बाद सबका ध्यान खींचा था। झंग यी को याद आया कि उसकी शक्ति ब्लैक चैरियट स्तर की बताई गई थी। किन एक्सुएनबा ने मैंग युअनजून की ओर देखा और कहा, अगर दुश्मन की शक्ति व्हाइट बिशप स्तर या उससे ऊपर की होने की आशंका है तो सिर्फ 5 लोगों को भेजना क्या जोखिम नहीं होगा? थोड़ी दूर पर खड़ा ली चंगोंग भी चिंता में था। उसे यह सौभाग्य नहीं मिला था कि उसे हेडीज गेटकीपर के खिलाफ भेजा जाए, और उसे यह लगा कि शायद किन एक्सुएनबा उसकी जगह ले सकता है, क्योंकि ब्लैक चैरियट से नीचे स्तर वाले को इतनी ऊंची शक्ति वाले एलियन से लड़ने भेजना सीधे मौत के मुंह में धकेलना है। लेकिन मैंग युअनजून ने शांत स्वर में जवाब दिया, ब्लैक एम्परर, यह पूरी योजना युद्ध जीतने के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त मानी गई है। हर किसी की अपनी भूमिका है। जो 5 योद्धा चुने गए हैं उनकी ताकतें भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, हंटिंग के लिए उपयुक्त रूप से। चैप्टर 1668, मरने से भी नहीं चकना। जोंग यी और बाकी लोग अनायास ही ली चंगोंग की ओर देखने लगे और उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसे हाई लेवल दुश्मनों से भिड़ने के लिए ली चंगोंग को भेजना वाकई थोड़ा निर्दयी था, लेकिन क्या करें, उसकी एबिलिटी ही इतनी असाधारण थी। सभी रक्षा तंत्रों को अनदेखा करके सीधे शरीर पर वार करने वाली शक्ति, जो ऊंचे स्तर के दुश्मन को भी मार गिराने की क्षमता रखती थी। अगर जोंग यी को मौका मिले तो वो उसे एक मानव हथियार की तरह साथ रखना चाहेगा, जैसे बॉस तलवार की तरह दुश्मनों को काटता है। फिर मैंग युअनजू ने अन्य युद्ध योजनाएं बताई। दुश्मन की शक्तियों की प्रकृति के आधार पर यह तय था कि तटीय क्षेत्र पर हमला सी बीस्ट प्लस रीइंफोर्समेंट सिस्टम की जोड़ी द्वारा होगा। इसलिए हमने तय किया वहां मुकाबला करेंगे लॉर्ड ऑफ द ओशन और XUNW।
कार्टियस और XUNW ने एक दूसरे की ओर देखा। ये दोनों महासागर क्षेत्र के पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं और एक दूसरे की ताकत और सीमाएं जानते हैं। अगर वे सहयोग करें तो उनका संयुक्त प्रभाव वाकई शक्तिशाली हो सकता है, विशेष रूप से समुद्री युद्ध क्षेत्र में। दोगाई सिटी की लड़ाई में सिर्फ 18,000 अंक की एबिलिटी इंडेक्स होने के बावजूद XUNW ने ब्लैक चैरियट स्तर सिल्वर आर्मोर को कुछ देर तक रोके रखा था। समझ गया, ये जिम्मेदारी मुझे स्वीकार है। XUNW ने गंभीरता से सिर हिलाया। कार्टियर्स ने जोर से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में बीती हार की आग अभी भी जल रही थी। पिछली बार नौसेना अड्डे के नष्ट होने और अपनी प्रतिष्ठा गिरने का बदला वह जरूर लेना चाहता था। मेंग युअनजून ने आगे कहा, बाकी लैंडिंग टुकड़ियों से निपटने के लिए हम तियांजिया स्टार की स्पेस एबिलिटी का उपयोग कर टारगेटेड काउंटर अटैक्स करेंगे। स्मोक प्लस स्टॉर्म से निपटने का कार्य होगा मास्टर ऑफ द सेमेट्री फॉरेस्ट और जिटागारबा भाइयों का। झंग यी ने यह सुना और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की ओर नजर उठाई। बैठक में सिर्फ लुओ झुओ उपस्थित थे, लेकिन मेंग युअनजून की योजना से स्पष्ट था कि ज़हू गुओ भी युद्ध में भाग लेंगे। जब ये दोनों भाई मिलते हैं तो वे सेमेट्री फॉरेस्ट के असली रूप में बदल जाते हैं और उनकी शक्ति ब्लैक चैरियट स्तर की होती है। हालांकि सोंगजिया टेम्पल की फेथ पावर नष्ट हो गई थी, लेकिन झंग यी जानता था कि हजारों वर्षों की तंत्र संस्कृति वाले इस क्षेत्र में अब भी बहुत से अनुयायी हैं। मेंग युअनजून का ये निर्णय सोच समझकर ही लिया गया होगा। झंग यी की नजर देखकर लुओ झुओ मुस्कुराए और सिर हिलाकर उत्तर दिया। फिर बारी थी जाइंट ब्लेड प्लस फ्रोस्ट की जोड़ी की। इससे पहले कि मेंग युअनजून बोलते, हा शंजुओं की आंखों में पहले से ही बदले की आग जल रही थी। इसी जोड़ी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उसके कई भाइयों को मारा था और उसे लगभग मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। इन्हें सौंपा जाएगा ब्लैक एम्परर XUNXU और लू यदाओजुन को। तुम लोग पुराने प्रतिद्वंद्वी हो और पहले भी आमना सामना कर चुके हो। तुम्हारा मुकाबला करना सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यही तो मैं चाहता था, हाँ शंजुओं ने दांत भींचते हुए कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो तुरंत लड़ाई में कूद पड़ना चाहता है। चुन एक्सुएनबा ने चुपचाप अपनी टोपी का किनारा नीचे किया। उसे इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी। फ्रोस्ट की एबिलिटी थी बर्फ और लू यदाओजुन की शक्ति थी आग, दोनों में स्पष्ट टकराव। और जाइंट ब्लेड के सामने चुन एक्सुएनबा मिलिट्री किलिंग फिस्ट बेहद प्रभावी थी। इसके बाद आया ब्लड टाइड प्लस टेलीकिनेसिस का जिक्र। इनसे निपटने का काम सौंपा गया था न्यूटन और पियर्सर कैनारो को। झंग यी ने न्यूटन की ओर देखा। उसे न्यूटन की एग्जैक्ट एबिलिटी नहीं पता थी, लेकिन शेंगजिंग के पास उसका पूरा इंटेलिजेंस जरूर होगा। तभी उसे ब्लड टाइड जैसे दुश्मन के सामने खड़ा किया गया होगा। मेंग युअनजून ने आगे कहा, जो इप्सिलॉन लेवल एलियंस अभी किसी युद्ध मिशन में नहीं लगाए गए हैं, वे एक मोबाइल फोर्स बनाएंगे जो तुरंत किसी भी युद्ध क्षेत्र की सहायता कर सके। इस टीम में होंगे 9 हेवेंस मिस्टीरियस वुमन ची वायु, लॉर्ड ऑफ सोल्जर्स और फेरोशियस बीस्ट चुमची, यानी लाइंग वायु, जियाओलाई और हुआ हुआ। ये तीनों झंग यी के गुट से हैं और इप्सिलॉन स्तर तक पहुंच चुके हैं। इससे कई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का मन खट्टा हो गया। जहां उन्हें एक इप्सिलॉन लेवल एलियन तैयार करने में वर्षों लगते हैं, वहां जोंग यी के पास खुद 3 हैं, और वो भी एलीट फाइटर्स। तुलना करना वाकई कष्टदायक था। झंग यी ने सिर्फ भौहें उठाई, लेकिन कोई आपत्ति नहीं की। इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान उसी का था, और जब जीत का फल बांटा जाएगा तो सबसे बड़ा हिस्सा भी उसी का होना चाहिए। हालांकि एक और इप्सिलॉन लेवल एलियन का जिक्र नहीं हुआ, डेंग शिनटोंग। उसकी एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 11,000 थी। झंग यी ने सोचा, अब बताने का कोई मतलब नहीं। बेहतर होगा उसे ब्लिजर्ड सिटी की इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ टियाने सिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि सिल्वर आर्मोर और ब्लैक व्हाइट कमांडर्स के अलावा कैप्टन लेवल ब्लू आर्मोर वॉरियर्स भी कम खतरनाक नहीं हैं। झंग यी को इंसेक्टिसाइड की याद आ गई। जहर नहीं,
पर कीड़े मारने में असरदार। इस समय डेंग शिंटोंग का रोल भी वैसा ही था। मेंग युअनजून की इस पूरी योजना पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। ये रणनीति पूरी तरह उनके एबिलिटीज और दुश्मन की संरचना के आधार पर तैयार की गई थी। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल अरेंजमेंट था। असली लड़ाई शुरू होते ही हुआक्शूज गॉड ऑफ लव को लॉन्च मोड में डाल दिया जाएगा। अब मेंग युअनजून का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। यदि स्थिति पूर्णतः नियंत्रण से बाहर हो जाए तो हम गॉड ऑफ लव को लॉन्च करने का निर्णय लेंगे। इस पर न्यूटन ने अपनी ऐनक को सीधा किया और तीखी निगाहों से मेंग युअनजून की ओर देखा। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन गॉड ऑफ लव को कब लॉन्च करना है, यह निर्णय हम फ्रंटलाइन योद्धा लेंगे। हम नहीं चाहते कि पीछे बैठे लोग हमें तब छोड़ दें जब हम अभी भी युद्ध कर रहे हों। मेंग युअनजून ने गंभीरता से उत्तर दिया, सर न्यूटन, निश्चिंत रहिए। इस युद्ध क्षेत्र पर हुआशु राष्ट्र की सारी उच्च स्तर की युद्ध शक्ति एकत्र है। हम इतना बड़ा बलिदान केवल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं करेंगे। न्यूटन ने चुपचाप हाथ बांध लिए और कुछ नहीं कहा। झंग यी के मन में एक विचार आया, साथ मरना? यह वाकई सबसे कठोर और अंतिम विकल्प था। लेकिन क्या इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता? वो चुप रहा। हर कोई अब अपने अपने मन में गणना कर रहा था। ठीक है, मेंग युअनजून ने कहा, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो ये कॉम्बैट मीटिंग यहीं समाप्त होती है। कृपया अपने साथियों की पुष्टि करें और अपनी युद्ध रणनीतियां तय करें। युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। बस द ब्रेव मंगा चैनल, चैप्टर 1669, अल्ट्रावायलेट असहिष्णुता। बैठक समाप्त होने के बाद झंग यी ने तुरंत मेंग युअनजून से संपर्क किया। मार्शल मेंग, झंग यी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपने अभी कहा था कि अगर हम वुल्वान एम्पायर का हमला नहीं रोक सके तो हम गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को लॉन्च करके उनके साथ विनाश का रास्ता चुनेंगे, है ना? मेंग युअनजून ने गहरी सांस ली और हल्की सी बेबसी के साथ बोला, हां, और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो देश की तबाही और पूरी नस्ल का अंत तय है। झंग यी ने सिर हिलाया, मैं समझता हूं। मतलब ये कि अगर पूरा हुआशु किंगडम भीषण युद्ध में अपनी सारी हाई लेवल एलियंस शक्ति खो देता है तो भी कम से कम आम लोगों की अगली पीढ़ी को बचाया जा सकेगा, है ना? मेंग युअनजून को लगा कि झंग यी शायद बलिदान नहीं देना चाहता, तो उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता केओस। लेकिन अगर कभी वो क्षण आ ही गया, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हें बलिदान कर देंगे और खुद जिंदा रहेंगे, नहीं केओस, अगर वो दिन आया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। झंग यी ने सिर हिलाया, तुम सही हो, लेकिन मेरी चिंता और जगह है। रात थी और झंग यी अपने कमरे के सोफे पर बैठा था। आधा चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ और उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी, जैसे किसी राक्षसी आत्मा का साया। मेंग युअनजून को झंग यी की आंखों में कुछ अजीब लगा और उसने धीमे से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? झंग यी ने शांति से कहा, अगर हुआशु किंगडम नष्ट हो गया तो इस दुनिया के बाकी हिस्से को भी जिंदा रहने का हक नहीं है, और गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव की मिसाइलें वुल्वान एम्पायर के मेनलैंड तक नहीं पहुंच सकती। वो बहुत गहराई में है। तो मेरा सुझाव है, जैसे ही हमें लगे कि हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, हम गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव की सभी लॉन्च बेस खोल दे और उन्हें उन देशों की ओर मोड़ दे जो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उसने चुटकी बजाई और मुस्कुराकर कहा, उदाहरण के लिए भारत। उनसे साफ कह दो, अगर हुआशु किंगडम गिरा तो हम तुम्हें भी नरक में साथ ले जाएंगे। फिर उनके पास दो ही विकल्प होंगे, या तो हमारी मदद करें या फिर हमारे लॉन्चर्स का सामना करें। झंग यी की बात सुनकर मेंग युअनजून की आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे वह किसी जिंदा शैतान के सामने खड़ा हो। यह सुझाव याद रखना, झंग यी ने अपनी उंगली अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने यह रास्ता नहीं अपनाया तो मैं अकेले निकल जाऊंगा। शांति के लिए अपनी जान कुर्बान करना अगर तुम चुनते हो तो वो बेवकूफी होगी।
झंग यी भले ही मेंग युअनजून को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन वो अकेले काम करने का विकल्प जरूर रखता है। मेंग युअनजून गंभीरता से सोच में डूब गया। अगर हुआशु किंगडम के सारे वरिष्ठ योद्धा मारे जाते हैं, तो अगल बगल के ताक में बैठे देश इस धरती पर हमला करने से नहीं चूकेंगे। इसीलिए झंग यी की बात उसे तार्किक लगी। ठीक है, मेंग युअनजून ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर वो क्षण आया तो मैं तुम्हारी योजना अपनाऊंगा। झंग यी ने संतोषजनक सिर हिलाया, यही सबसे अच्छा होगा। संचार समाप्त होने के बाद मेंग युअनजून अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, अपनी बाहों की कुर्सी पर उंगलियां बजाता रहा। उसका मन उलझन और चिंता से घिरा था। युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता था। उसने बस प्रार्थना की, सब कुछ ठीक हो। झंग यी ने भी कॉल के बाद खुद को सोफे पर डाल दिया। उसका आश्रय गर्म और आरामदायक था। रसोई से चावल की खुशबू आ रही थी। यांगसिया उसके लिए रात का नाश्ता बना रही थी। पास ही एक बड़ा चंचला मोटी चादर पर खर्राटे ले रहा था और एक मेंढक आधी बोतल में हाथ डाले झूम रहा था। सब कुछ शांत और सुंदर था, लेकिन सुंदर चीजें जितनी प्यारी होती है, उतनी ही जल्दी टूट भी जाती है। झंग यी जानता था, अब उसका एक ही काम है, इंतजार करना। अगली सुबह जब वो नाश्ता कर रहा था, अचानक झू किए की उत्तेजित आवाज सुनाई दी, जोंगी, मुझे समझ में आ गया है। लिजर्डमैन की बॉडी अल्ट्रावायलेट रेस को बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। झंग यी ने तुरंत अपना चम्मच फेंका और सीधे अंडरग्राउंड लैबोरेटरी की ओर दौड़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने झू के सफेद कोट में टेस्ट टेबल की ओर गंभीरता से देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जोश था। उसने कई दिन से नींद नहीं ली थी, क्योंकि वो डॉक्टर की एबिलिटी के कारण लगातार काम कर सकती थी। वो लिजर्डमैन की बायोलॉजिकल वीकनेस समझने में जुटी हुई थी। झंग यी ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। सबको पता था, समय बहुत कम है। झू के ने अपना मास्क हटाया और धीरे से मुस्कुराई। कई प्रयोगों के बाद यह स्पष्ट हुआ, लिजर्डमैन की सेल्स अल्ट्रावायलेट रेस के प्रति बेहद संवेदनशील है। आम रोशनी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इंटेंसिटी मई दोपहर की धूप जितनी हो जाती है, तो उनकी सेल एक्टिविटी गिर जाती है। झंग यी को टेक्निकल बातें ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट की तस्वीरें देखी, तो वो समझ गया, अगले युद्ध में हमारी जीत की संभावना अब और बेहतर हो चुकी है। ये सूचना तुरंत सभी को भेजो, झंग यी ने कहा। फिर उसकी आंखें संकरी हुई और होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। शायद हमारे पास पहले से ही इसका एक बेहतरीन हल है। चैप्टर 1670, पेड़ की तलवार का विकास। वुल्वान एम्पायर के कभी भी शुरू हो सकने वाले हमले के सामने हर कोई पूरी ताकत से तैयारी में लगा था। ली क्यानगोंग हर दिन खुद को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में बंद कर देता और अपनी वो तलवार तकनीक अभ्यास करता जो एक वार में मार सके। उसे पता था कि भले ही वो 5 लोगों की टीम में सबसे कमजोर हो, लेकिन अगर कभी उसका सामना गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड से हुआ, तो उसे जान की बाजी लगाकर वो वार करना ही होगा। कोई भी ढीला नहीं पड़ रहा था। इस शक्तिशाली सभ्यता की धमकी के नीचे अगला युद्ध किसी के लिए भी आखिरी हो सकता है। सुबह की रोशनी हल्की थी। किंगफ्यू बेस की एक खेती की जमीन पहले की तरह चमक रही थी। यहां इस समय कोई फसल नहीं लगी थी। बड़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन बस बुवाई का इंतजार कर रही थी। अचानक जमीन हल्के से हिली। रेत जैसे कण फिसलते हुए नीचे गिरे। ध्यान से देखने पर पता चला, वहां मिट्टी में कोई इंसान दबा हुआ था। ली जियान ने खुद को यहां काफी समय से जमीन में गाड़ रखा था। स्वॉर्ड इन दी ट्री को उगाने में मदद करने के लिए उसने खुद को पूरी तरह एक वेजिटेबल बना लिया था। उसकी एबिलिटी इंडेक्स में भारी इजाफा हुआ था। अब वो लगभग बॉस की तरह बन गया था। वो जमीन में खुद को समा सकता था, जमीन को उपजाऊ बना सकता था, पोषण खींच सकता था, और ये प्रक्रिया बार बार दोहराता था। यही धरती की जीवन शक्ति की राह थी।
तभी कल्टीवेशन रूम का दरवाजा खुला और झंगी अंदर आया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ली जियान कहाँ है और सीधा खेत की मेड़ पर चलते हुए उसके पास पहुंचा। झंगी ने जमीन में दफन व्यक्ति को देखकर धीरे से पूछा, क्या सफल हुआ? काली आंखों की एक जोड़ी मिट्टी के बीच से उभरी, फिर मिट्टी गिरती गई और ली जियान की देह धीरे धीरे बाहर आई। वो पूरी तरह नग्न था, जैसे कोई पुराना बेलदार पौधा जो बरसों जमीन के नीचे रहा हो। हां, योर एक्सीलेंसी, ली जियान की आवाज बेहद भारी थी। उसका शरीर इतना सूखा हुआ था कि वो लगभग लकड़ी जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज में खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। झंगी ने गंभीरता से कहा, धन्यवाद। अचानक ली जियान ने मुंह खोला और एक हरी बेल उगल दी। वो बेल उसके मुंह से बाहर निकलकर तेजी से फैली और पूरे कमरे में जीवन का प्रवाह भर गया। कल्टीवेशन रूम में जो बीज मिट्टी में दबे थे, वे पल भर में फूटे, पत्तियां निकली, फूल खिले। झंगी ने इस जीवन सुगंध को महसूस किया और खुद को अधिक ऊर्जावान पाया। झंगी ने बेल को अपने हाथ में पकड़ा। बेल उसके हाथ से लिपटी और फिर कई रूपों में बदलती रही। कभी कंगन की तरह, कभी सांप की तरह उसके शरीर पर लहराती हुई। ये बेल ही अब स्वॉर्ड इन दी ट्री बन चुकी थी, जो अब एक इप्सिलॉन लेवल जीवित हथियार था। अब ये उसकी ऊर्जा को खुद में खींच सकती थी। केवल उसी की सुपर पावर इसकी पसंदीदा शक्ति थी। झंगी ने अपनी सोच से ही बेल को अपनी बाहों से जोड़ लिया। वो बेल अब उसकी शक्ति से पोषित होकर और मजबूत हो गई थी। उसने अपनी दाहिनी बाह उठाई और बेल की शाखाएं मड़ी और पल भर में एक भारी सिल्वर तलवार में बदल गई। झंगी ने तुरंत डायमेंशनल डोर खोली और बाहर की दुनिया में पहुंचा, एक पुराने स्टील प्लांट के पास। उसने तलवार को प्लांट की दीवार पर रखा और बिना कोई सुपर पावर लगाए, सिर्फ स्वॉर्ड इन दी ट्री की ताकत से ही मोटी दीवार को ऐसे काटा जैसे तूफू काटा जा रहा हो। अब ये मेरी शक्ति को पूरी तरह वहन कर सकती है। झंगी की आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने अपनी वॉइड पावर को तलवार में प्रवाहित किया और वो तलवार तुरंत एक काली तलवार में बदल गई। तलवार का सिरा जैसे ही सामने की हवा को छुआ, पॉप, पूरा प्लांट पलक झपकते में गायब हो गया। बस बर्फ पर एक गोल गड्ढा बचा। बहुत अच्छा, अब मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो मेरी ताकत के लायक है, जोंगी ने संतुष्ट होकर मुस्कराते हुए कहा। यह तलवार अब दोनों हमला और रक्षा के लिए बेहतरीन बन चुकी थी। इसकी ताकत, फिर से उगने की क्षमता और पौधों जैसी लचीलापन, सब इसे एक बेजोड़ अस्त्र बनाते थे। बॉस, तुम मर चुके हो, लेकिन अब भी मेरी हथेली में जिंदा हो और मेरी लड़ाई लड़ रहे हो। यही तुम्हारा गौरव है। जोंगी की मुस्कान में एक शैतानी आत्मविश्वास था। इस समय बॉस तो कहीं नहीं था, लेकिन उस बेल में जो आत्मा थी, वही अब स्वॉर्ड इन दी ट्री बन गई थी। उसने अचानक देखा कि वो बेलें उसके शरीर पर चढ़ने लगी। वे शाखाएं एक के बाद एक जुड़ती गई और एक प्लांट आर्मोर का रूप ले लिया। ये बेल वाला कवच। झंगी चौंका। पहले तो उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वॉर्ड इन दी ट्री को आर्मोर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसकी शाखाएं पहले आसानी से टूट जाती थी। लेकिन अब जब उसने इप्सिलॉन लेवल हासिल कर लिया था और झंगी की शक्ति को सोख लिया था, तब वो एक शक्तिशाली रक्षात्मक कवच में बदल गया था। अब उसका कवच 3 परतों में था। सबसे अंदर एक ब्लैक बॉडी सूट, जो जियांगनन क्षेत्र की युद्ध तकनीक से बना था। बीच में ल्यू कैरन द्वारा तैयार एक्सोस्केलेटन आर्मोर, एक नई धातु से बना हुआ। सबसे बाहर स्वॉर्ड इन दी ट्री की बेलें, जो एक बेल कवच बना रही थी। अब उसकी सुरक्षा क्षमता चरम पर थी। जोंगी ने अपनी बेल तलवार उठाई और फुसफुसाया, अब मैं तैयार हूं, गेट कीपर ऑफ दी अंडरवर्ल्ड। क्या तुम आओगे? उसने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां समुद्र था। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेहतर होगा
अगर तुम कभी ना आओ। चैप्टर 1671, दुनिया को अपनी ताकत दिखाना। जिंगडाओ, दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा द्वीप, कभी एक समृद्ध देश हुआ करता था। लेकिन प्रलय के बाद ऊर्जा की कमी और कम जनसंख्या की वजह से यह देश धीरे धीरे इस दुनिया से मिट गया। जरूर द्वीप पर कुछ लोग बचे थे, मगर फॉग वैली से निकली जहरीली धुंध ने अंततः उन्हें भी खत्म कर दिया। अब यह पूरा क्षेत्र वुल्वान एम्पायर का अधीन हो चुका था। जिंगडाओ के चारों ओर हजारों मील तक गाढ़ी जहरीली धुंध फैली हुई थी। यहां तक कि समुद्र के पास मछलियां भी आने से डरती थी। अगर कोई ऊपर आसमान से देखता तो जिंगडाओ से नीचे उतरते हुए, मोटी मिट्टी और चट्टानों को पार करते हुए, हजारों मीटर नीचे एक विशाल, गहराई में फैली अज्ञात दुनिया दिखाई देती। यही था वुल्वान एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य जिसे लिजर्डमैन शासित करते थे। इस साम्राज्य की सबसे ऊंची चोटी एक अर्धचंद्र जैसी चट्टान थी, जहां बैठा था गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वुल्वान एम्पायर का ग्रैंड मार्शल। उसे यही जगह पसंद थी। यहां से वो अपने कबीले की जमीन को निहारता रहता। उसके पीछे 4 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स चुपचाप खड़े थे। तभी एक जनरल ने गंभीर स्वर में कहा, मार्शल, स्काउट्स वायु यिंग और मिया टोंग भी लड़ाई में मारे गए हैं। गेटकीपर ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर गहरी आंखों में क्रोध की हल्की चमक थी। एक ऐसी मानव सभ्यता जो अभी छठी पीढ़ी में ही है। उनके सामने हमारे 3 स्काउट्स, एक सिल्वर जनरल और पूरी स्पेशल फोर्स मारी गई। क्या दुश्मन इतना शक्तिशाली है, या हम इतने सालों में आरा मतलब हो गए कि पूर्वजों की सीख भूल गए? उसकी आवाज जार में से आती हुई सी गूंजती थी, हल्की मगर बोझिल। जनरल घबरा गए और चारों ने एक घुटने के बल सिर झुका दिया। ये हमारी अयोग्यता है। गेटकीपर ने उनकी ओर नहीं देखा। उसकी आंखें अब भी धरती पर टिकी थी। वुल्वान एम्पायर ठीक वैसा ही था जैसा नैश किंगडम, जहां झंग यी पहले जा चुका था। एक बहुस्तरीय, गहराई में फैला हुआ साम्राज्य। इसकी गहराई का कोई अंत नहीं था। आसमान में एक नीला बैंगनी रंग छाया था, जो देखने में इतना खूबसूरत था कि कोई भी उसमें खो जाए। गेटकीपर जब बच्चा था, तब से इस नकली आसमान को ताकता रहा था। उसे बताया गया था कि असली आसमान इसके ऊपर है, वही असली धरती है, वही उन्हें जाना है। काफी देर चुप रहने के बाद वो बोला, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। अभी समय पूरी तरह अनुकूल नहीं हुआ है। तुम डोम के ऊपर के वातावरण के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक सिल्वर जनरल ने कहा, पहली लड़ाई में हम उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अब हमने दुश्मन की ताकत को समझ लिया है। कृपया हमें एक और मौका दे। इस बार हम मानवों के देश को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। गेटकीपर ने ऊपर देखा, जैसे चट्टानों के उस पार की दुनिया को देखना चाहता हो। वो जानता था कि वहां सूर्य है, जिसे उसने 2 साल पहले पहली बार देखा था। वो गर्मी असहज थी, लेकिन उसका मन उसे खींचता था। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। प्रलय का दिन धरती पर रहने वाली जातियों को तेजी से विकसित कर रहा है। अगर हमने देर की, तो और भी जातियां धरती पर कब्जा करने पहुंच जाएंगी। फिर वो चट्टान के किनारे से उठा। चारों जनरल्स की तुलना में उसका शरीर कहीं ज्यादा मजबूत था, 2 सिर ऊंचा, और उसका काला आर्मोर उसके नीचे छिपी मांसपेशियों की विस्फोटक शक्ति को छुपा नहीं पाया। वह उनकी ओर मुड़ा और बोला, इस बार लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। चारों जनरल्स चौंक गए। आप स्वयं, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा मानव राष्ट्र है, और आपकी ताकत, आपको तो वन गॉड द्वारा दंडित किया जा सकता है। गेटकीपर ने नीचे देखा और शांत स्वर में कहा, इस दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। छठी पीढ़ी अब ईश्वर की कृपा नहीं है, बल्कि वह जाति है जिसे ईश्वर ने त्याग दिया है। उनका अंत तय है। चारों जनरल्स कुछ नहीं बोले, मगर वे जानते थे कि अगर उनका ग्रैंड मार्शल स्वयं युद्ध भूमि में उतरा,
तो किसी भी राष्ट्र का पतन निश्चित था। उसकी ताकत प्राणियों की समझ से परे थी। उन्हें हुआशु कंट्री के टॉप लेवल एलियंस के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। टियानहे सिटी के केओस, शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के होतू, मगर मार्शल के सामने वे सभी तिनके की तरह थे। गेटकीपर की आंखों में एक तेज चमक थी। उसने आदेश दिया, युद्ध योजना तैयार करो। वुल्वान एम्पायर धरती पर उतर चुका है और हमें अपनी शक्ति दुनिया को दिखानी है, सबसे भव्य परिणामों के साथ। इस जमीन की सबसे उपजाऊ जगह को हम पहले कब्जा करेंगे, ताकि वो सारी जातियां जो आज भी धरती के नीचे छिपी है, हमारा भय महसूस करें। चारों जनरल्स एक साथ बोले, यस मार्शल। गेटकीपर आसमान में उड़ चला। उसके पीछे चारों सिल्वर जनरल्स भी हवा में उठे। अगर कोई ऊपर से देखता तो पाता कि वुल्वान एम्पायर में अजीब आकार की ऊंची ऊंची इमारतें थी। ये कोई आदिम सभ्यता नहीं थी। यहां की टेक्नोलॉजी और एस्थेटिक्स दोनों धरती पर मौजूद मानवों से कहीं आगे थे। हवा में कई छोटे बड़े एयरक्राफ्ट्स नियत कक्षाओं में उड़ते दिखते। गेटकीपर और उसके जनरल्स सीधे साम्राज्य की सबसे ऊंची स्पायर शेप्ड बिल्डिंग में पहुंचे, जहां दूसरे दौर की लैंडिंग वॉर की योजना बनाई जानी थी। कॉन्फ्रेंस रूम गोल था, विशाल, और उसकी दीवारें पूरी तरह पारदर्शी थी, जिससे पूरा शहर साफ साफ दिखता था। बाहर ग्रीन आर्मोर्ड सोल्जर्स सफेद हथियार लिए खड़े थे और दूर आसमान में एयरशिप्स लगातार उड़ान भर रहे थे। चैप्टर 1672 कल रात। गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड उस गोल कॉन्फ्रेंस रूम के सबसे आगे खड़ा था। दोनों ओर गोल मेज के पास 4 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स और एक व्हाइट यूनिफॉर्म्ड एडजुटेंट अनुशासित ढंग से कतार में खड़े थे। गोल मेज पर हुआशु कंट्री का विस्तृत प्रक्षेपण था, जिसमें समुद्र से सटे क्षेत्र और सैन्य ठिकानों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। चारों जनरल्स में से जिसे ब्लड टाइड नाम से पहचाना जाता है, उसने अपना दाया हाथ बढ़ाया और बोला, पिछली लड़ाई के बाद हमें इस देश की ताकत का अंदाजा हो चुका है। इनकी तकनीक का स्तर काफी ऊंचा है और इनके पास ऐसे हथियार हैं जो हमें जमीन और आकाश दोनों से गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम युद्ध को उनके मुख्य क्षेत्र तक सीमित रखें तो वे कोई निर्णायक हमला नहीं कर पाएंगे। गेटकीपर ने ठंडे स्वर में पूछा, कितना शक्तिशाली है उनका हमला? ब्लड टाइड बोला, हम चारों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनते ही गेटकीपर ने रुचि खो दी। कोई समस्या नहीं, उसने नक्शे की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें शिकार ढूंढते हुए किसी शिकारी की तरह चारों तरफ घूम रही थी। मुझे बताओ, वो इंसान कौन था जिसने हमारे स्काउट्स जिंग यी को मारा और पूरी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स को समाप्त कर दिया? ये सुनते ही चारों जनरल्स असहज हो गए। बाकी 4 युद्ध क्षेत्रों में तो उन्होंने मानवों को ध्वस्त कर दिया था, मगर केवल टियाने सिटी में उनकी टुकड़ी पूरी तरह मिटा दी गई। ये वुल्वान एम्पायर के लिए एक ऐसा अपमान था जिसका जवाब देना जरूरी था। गेटकीपर के पास खड़े एडजुटेंट ने जवाब दिया, ये रहा सर। उसने तियानहाई सिटी की ओर इशारा किया और होलोग्राफिक मैप तुरंत जूम होकर उस क्षेत्र को दिखाने लगा। गेटकीपर ने आंखें सिकोड़ते हुए उस स्थान को देखा। तुम कहना चाहते हो कि हमारी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स एक छोटे से शहर को भी नहीं जीत सकी और पूरी तरह नष्ट हो गई? चारों जनरल्स के चेहरे और भी ज्यादा बुझ गए। एडजुटेंट ने सिर झुकाकर कहा, हां मार्शल। गेटकीपर ने उसी क्षण निर्णय लिया, तो अगला युद्ध यही से शुरू होगा। ये लड़ाई वो खुद लड़ेगा और ये जीत एक भव्य विजय होनी चाहिए। तभी पिछले अपमान को मिटाया जा सकेगा और वुल्वान एम्पायर की ताकत को दुनिया के सामने साबित किया जा सकेगा। चारों जनरल्स चुप थे। वे जानते थे कि अगर गेटकीपर स्वयं युद्ध भूमि में उतरता है तो जहां उसकी तलवार पड़ेगी वहां मानवता का नामो निशान नहीं बचेगा। एक्सवियाओं ने पूछा, फिर युद्ध योजना कैसे लागू की जाएगी? हुआशु कंट्री में केवल 2 शहर ही हैं जो हमारे लिए वाकई चुनौती बन सकते हैं, जिनजिंग और तियानहाई।
गेटकीपर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। पहली लड़ाई के बाद वे पूरी तरह डिफेंसिव हो चुके हैं। अगर इस समय हमने फिर से अपने ट्रूप्स को विभाजित किया तो हम भी 5th आर्मी जैसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। सीधे मेरे साथ चलो, इस सीसाइड टाउन को ध्वस्त करो। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली, जैसे तियनहाई सिटी को हवा में ही मसल देना चाहता हो। पहले तियनहाई को कुचलो, फिर सीधे जिंजिंग पर धावा बोलो। उनकी सबसे तेज तलवारें तोड़ दो, फिर पूरा देश हमारे पैरों तले होगा। गेटकीपर की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसे 2 साल पहले की घटना याद आ गई, जब वो पहली बार सतह की दुनिया में आया था। वो आंशिक भय और उत्सुकता के साथ ऊपर की दुनिया में आया था, सूर्य की गर्मी को महसूस करता हुआ। इंसान उसे कीड़ों जैसे लगे, नाजुक, कमजोर। वो उन्हें उसी समय नष्ट कर सकता था, मगर शायद अंदर की किसी रहस्यमयी शक्ति या खेल की भावना के कारण उसने वैसा नहीं किया। उसी समय उसे एक युवक दिखाई दिया था, जो दुर्लभ स्पेशल एबिलिटी वाला था। उसके भीतर वुल्वान एम्पायर के फेंके गए सेक्रेड रेसिड्यूज के प्रभाव से शक्ति जागी थी। 2 साल में उस युवा ने जितनी तेज प्रगति की है, वो हैरान करने वाली थी। गेटकीपर के मन में डर था, अगर उसे और बढ़ने दिया गया तो कुछ वर्षों में वो हमारी पूरी लैंडिंग प्लान को रोक सकता है। उसने अपने दोनों हाथ कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखे और पारदर्शी दीवार के पार बाहर देखा। सालों के संघर्षों ने उनके साम्राज्य को अनगिनत बार मिटने की कगार पर ला दिया था। अब उनके पास ये मौका था, बाहर की दुनिया में खुद को एक ब्लेस्ड रेस साबित करने का। दूसरे अभियान की तैयारी करो। समय है कल रात। गेटकीपर ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए युद्ध का आदेश दिया, पूरी शान और क्रूरता के साथ। वुल्वान एम्पायर की ताकत के सामने ऐसी तैयारी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज की दुनिया ताकतवरों की है। सैकड़ों एलीट वॉरियर्स की एक फोर्स किसी भी विशाल मानव राष्ट्र को नष्ट कर सकती है। चारों सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स और एडजुटेंट्स ने सिर झुकाकर, सीने पर हाथ रखकर एक स्वर में कहा, वुल्वान एम्पायर के भविष्य के लिए। एक और अधिक भयावह युद्ध अब शुरू होने ही वाला था। चैप्टर 1673 स्थानांतरण, ट्रांसफरऑल। रात काली थी और हवा भी थम चुकी थी। झंगी को अब तक सो जाना चाहिए था, लेकिन किसी अनजाने कारण से उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था, बाहर के अंधे आसमान को देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। हाल के दिनों में वह रात को बिना कपड़े बदले ही सोता था, हर समय लड़ाई के लिए तैयार। शुक्र है कि वो इस जीवन का अभ्यस्त हो गया था। दुनिया के अंत के बाद उसने बहुत कुछ देखा था, हर पल नई चुनौती होती थी। उसकी आदत और सतर्कता देखकर बाकी लोगों ने भी वैसा ही व्यवहार शुरू कर दिया था। कोई भी लापरवाह नहीं था। जिंगडाओ की फॉग वैली के ऊपर दुनिया भर के अनगिनत सैटेलाइट्स लगातार इस क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। दूर ब्रह्मांड से सबसे सटीक नजरें इसी जगह पर टिकाई गई थी। जब से ये पता चला कि दुश्मन यहीं से आएगा, तब से निगरानी आसान हो गई थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी केवल दिखावे की चीज नहीं थी, उसका सही उपयोग अब सामने आ रहा था। आधी रात, जब अंधकार सबसे गहरा होता है, सभी को लग रहा था कि वुल्वान एम्पायर की सेना इसी समय प्रकट होगी। हुआशु राज्य के सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशन में अचानक अलार्म बज उठा। सभी अधिकारी तुरंत बड़ी स्क्रीन की ओर देखने लगे, और फिर भारी कोहराम के साथ एक तेज आंधी फॉग वैली से बाहर निकली। वो सब कुछ तोड़ती हुई आगे बढ़ी। हालांकि वुल्वान एम्पायर जानता था कि इंसान सतर्क है, फिर भी इस बार उन्होंने कोई छिपाव नहीं किया, बल्कि जानबूझकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, क्योंकि इस बार युद्ध में उनके साम्राज्य का ग्रैंड मार्शल, गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, खुद युद्ध भूमि में उतर रहा था। यह दृश्य दुनिया के अनगिनत सैन्य नेटवर्क्स और सरकारों ने उसी समय पकड़ लिया। दूर समुद्र पार कोलंबिया के फ्रैंकलिन क्षेत्र में
राज्यों के राजनेताओं का आपातकालीन प्रोजेक्शन मीटिंग शुरू हो गया। क्या वे आ चुके हैं, जमीन के नीचे छिपे राक्षस? किसी ने कहा, ये इंसानों और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के बीच पहली सीधी टक्कर थी। परिणाम क्या होगा, ये बहुत चिंता का विषय था। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भले ही हुआशु राज्य से पहले प्रतिद्वंद्विता रही हो, लेकिन अब जब इंसानियत पर संकट आया है, कोई भी नहीं चाहता था कि हुआशु ये युद्ध हारे, क्योंकि अगर वो हारता है तो पूरी मानव सभ्यता एक भारी खतरे में पड़ जाएगी। उधर यूरोप में जंजिंग चर्च के मुख्यालय बेटिगैम में रात के अंधेरे में पोप अलेक्जेंडर एक्स को नींद में ही खबर मिली। उसके बूढ़े चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वो बुदबुदाया, ये सभी जीवों के पापों का प्रायश्चित करने का समय है। देवता विनाश के रूप में करुणा दिखाएंगे। केवल सच्चे श्रद्धालु ही स्वर्ग में स्थान पाएंगे। लेकिन ठीक हुआशु के बगल में भारत अलायंस के उच्च अधिकारी इस खबर को सुनते ही खुशी से चिल्ला उठे, बहुत बढ़िया, अब हुआशु पर तबाही आएगी। एशिया में सिर्फ एक सुपर पावर बचेगा। वे जश्न में डूबे थे, जैसे कोई दुश्मन नहीं, बल्कि कोई प्रतियोगिता जीत ली हो। जब उनके लोग मर जाएंगे, तब उनकी जमीन भी हमारे अधीन आ जाएगी। लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति चुपचाप गंभीर था। सभी लोग अल्पकालिक लाभ में डूबे थे, लेकिन वो जानता था कि अगर हुआशु पर हमला हुआ तो भौगोलिक रूप से उसके निकट स्थित भारत भी अगला लक्ष्य बन सकता है। वो जानता था कि होठ अगर कट जाए तो दांत भी ठंडे पड़ते हैं। मगर आसपास के लोगों की अंधी खुशी देखकर वो चुप ही रह गया। हुआशु राज्य के सभी क्षेत्रों में तुरंत आपातकालीन सायरन बजा। झंग यी की आंखों में तुरंत चमक आ गई और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्या वे टियाने सिटी पर हमला करेंगे, उसने सोचा। मगर अगले ही पल वो पलटा और झू को उसके पीछे आ गई। दोनों लिविंग रूम में पहुंचे, जहां सभी पहले से मौजूद थे। झंग यी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, बस वही आदेश दोहराए जो उन्होंने पहले सैकड़ों बार अभ्यास में बोले थे, एक्शन। म्यू यान ने तुरंत अपनी शैडो स्पेस खोली और झंग यी, हुआ और लाइंग वायु को छोड़कर बाकी सभी को उस एलियन स्पेस में भेज दिया। फिर वो बाहर निकली और उन्हें स्फेरिकल फोर्ट्रेस में पहुंचा दिया। ये वे लोग थे जिन्हें झंग यी ने समय रहते कई शेल्टर से चुनकर एक एलिट टीम बनाई थी, जिनमें फुइन फोर्स के सदस्य, वैज्ञानिक, इंजीनियर, रसायनज्ञ, कृषिविद और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। कुल मिलाकर लगभग 1000 लोग। बाकी लोगों को झंग यी नहीं बचा सका। उन्हें केवल आदेश दिया कि वे 100-200 मीटर गहरे शेल्टर्स में छिप जाएं। वहां शायद वे डेथ ऑफ लव जैसे हमलों से बच सकें। लेकिन अगर युद्ध का केंद्र टियाने सिटी बनता है और वहां इप्सिलॉन्स के बीच भयंकर टक्कर होती है, तो उनका बच पाना असंभव हो सकता है। झंग यी बस कुछ लोगों को बचाकर भविष्य की एक आशा बचाना चाहता था। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने कुछ लोगों के साथ हवा में उड़ान भरी। उनके नीचे था विशाल तियनहाई फोर्ट्रेस। झंग यी ने अपने स्मार्ट डिवाइस से एक आदेश दिया, ट्रांसफर मोड स्टार्ट। अगले ही पल जमीन कांपने लगी। विशाल बेस धीरे धीरे हवा में उठने लगा। असल में जब झंग यी ने पहली बार शेल्टर बनाया था, तभी उसने इसे मूवेबल रखने की योजना बनाई थी। यहां तक कि उसने भविष्य में ग्लेशियर पिघलने और तियनहाई सिटी के डूबने की संभावना भी सोची थी। इसलिए शेल्टर को जमीन में फिक्स नहीं किया गया था। अब जब ट्रांसफर मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, पूरा तियनहाई फोर्ट्रेस ऊपर उठ गया। झंग यी ने अपनी डायमेंशनल गेट खोलने की शक्ति सक्रिय की। एक विशाल द्वार सामने आया जो पूरी फोर्ट्रेस को धीरे धीरे निगलने लगा। हां, यह सब युद्ध शुरू होने से पहले किया गया था। झंग यी भागने की तैयारी पहले से कर चुका था। तियनहाई कैनन और अन्य हथियार अब जरूरी नहीं थे, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट पोजीशन स्पेस बेस्ड वेपन्स थे। शेंगजिंग और दोघाई जिलों से जुड़ी सिस्टम से धीरे धीरे पूरी तियनहाई फोर्ट्रेस एलियन स्पेस में समा गई।
झंग यी ने इसे 3,000 डायमेंशनल गेट्स के सबसे गहरे हिस्से में छुपा दिया ताकि युद्ध में इसे कोई नुकसान न पहुंचे। फिर उसने हुआशु की युद्ध समूह चैट में एक मैसेज भेजा, केओस, झुआ, च्योंकी, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। चैप्टर 1674 सेना का आगमन। जिंगडाओ की फॉग वैली के ऊपर काले अंधेरे में गेट कीपर ऑफ हेडीज ने अपनी टीम के साथ सीधे प्रकट होकर हुआशु स्टेट की दिशा में तेजी से प्रस्थान किया। उनका लक्ष्य था टियानहे सिटी। वही शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट में नए बनाए गए अर्थ गॉड टेम्पल के भीतर ग्वेनलोंगू काले वस्त्रों में कुर्सी पर शांत चेहरा लिए बैठी थी। किसी को भी यह स्पष्ट नहीं था कि वुल्वान एम्पायर इस बार किस क्षेत्र को निशाना बनाएगा, या फिर पिछली बार की तरह पूरे हुआशु राज्य पर एक साथ हमला होगा। उनके पास शंग दाओवे और जोंग वायु खड़े थे। टेम्पल में 36 टियानजिंग और कई ड्रैगन मिंग गार्ड के कप्तान स्तरीय एलियंस भी मौजूद थे, जिनमें ली योंगयांग भी शामिल था। टाइनजीक सिंह दैशेंग अपनी शक्ति को सक्रिय करने के लिए तैयार था, जिससे वो हुआशु राज्य की संपूर्ण युद्ध शक्ति को तुरंत किसी भी स्थान पर स्थानांतरित कर सके। इतने बड़े पैमाने के युद्ध से निपटने के लिए सबसे जरूरी था तुरंत आक्रमणकारियों को रोकना, वरना अगर एक पल की भी देरी होती तो एक पूरे क्षेत्र पर तबाही आ सकती थी। आदेश जारी हुआ, दुश्मन की लोकेशन ट्रैक करते रहो। वे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस बेस्ड वेपन्स उन्हें लॉक नहीं कर पा रहे। उन्हें रोकने के लिए हमें कोई जरूरी बल सामने भेजना होगा। अब यह साफ हो गया कि दुश्मन उत्तर पश्चिम की ओर नहीं जा रहा था। इसका अर्थ था कि उनका लक्ष्य ईस्ट चाइना सी और जियांगनन क्षेत्रों की ओर है। क्या वो अन्य क्षेत्रों को पार करते हुए अचानक हमला कर सकते हैं? नहीं। वुल्वान एम्पायर की ओफेंसिव शैली को देखते हुए वे रास्ते में आने वाले किसी भी अवरोध को नहीं छोड़ते। पूरे विश्व की खुफिया एजेंसियां पागलों की तरह सूचनाएं साझा कर रही थी। पूरी पृथ्वी पर इस रात कोई नहीं सोया। थंडर गॉडपर्न, अलेक्सी इवानोव, बर्फ और हवा के बीच शांत भाव से बैठा अपने चॉपिंग एक्सेस को पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर न भय था, न उत्तेजना, बस एक स्थिरता जो उसे भरोसेमंद बनाती थी। तियनहाई सिटी में न्यूटन नीले आर्मोर में अपने भारी हैंड कैनन एथिस्ट को थामे खड़ा था। उसके पीछे खड़े थे सैकड़ों सी वुल्फ कमांडोज, गंभीर चेहरों के साथ दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। उनका टारगेट तियनहाई ही है। न्यूटन ने आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसी समय झंग यी भी ये महसूस कर चुका था, हमें ही निशाना बनाया गया है। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए सोचा, मैंने शायद उन्हें बहुत अधिक उकसाया है, लेकिन क्या मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? डर था, लेकिन उसी डर के साथ उत्तेजना भी थी। शरीर कांप रहा था। डर और एड्रेनालाइन दोनों से लड़ना ही जीवित रहने का एकमात्र विकल्प था। वुल्वान एम्पायर की विशाल सेना समुद्र के ऊपर तूफान जैसी गति से तियनहाई सिटी की ओर बढ़ रही थी। अब यह स्पष्ट था, यही उनका पहला लक्ष्य था। पूरे विश्व की निगाहें इसी बिंदु पर केंद्रित थी। यहां तक कि दूर नियॉन में भी दो धुंधले आकार प्रकट हुए। आखिरकार कोई सह नहीं पाया और सामने आ रहा है। क्या वे पुराने दुश्मन हैं? कौन जाने, बहुत समय हो गया। अब उन्हें ईश्वर की मर्जी का सामना करने दो। समुद्र के ऊपर विशाल काले आर्मोर की लहर दौड़ी। समूचा समुद्र क्रोध में उफन पड़ा। उसकी ताकत इतनी थी कि समुद्री जीव भी शांत हो गए। शेंगजी में तियानजी जिंग डेक्सिंग तैयार खड़ा था। शंग डॉयन ने आदेश दिया, टेलीपोर्ट स्टार्ट। डेक्सिंग ने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म से 2 आर्मोर हॉर्सेस निकाले, कमर पर बांधे और फिर अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में सितारों की एक नक्शासी रोशनी फैल गई। वो थी स्पेस कोऑर्डिनेट्स की दिशा। एक चांदी सी रोशनी उसके शरीर से निकली और वहां मौजूद सभी को ढक लिया। तियनहाई सिटी में झंगी सभी साथियों के साथ तियनहाई टीवी टावर पर बैठा इंतजार कर रहा था, मित्रों का और शत्रुओं का।
पहले पहुंचे न्यूटन और उसकी टीम, फिर शुआ, 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 एक के बाद एक सभी 36 टियान गैंग प्रकट हुए। सभी पक्षियों की तरह तुरंत दिशाओं में बिखर गए। फिर विभिन्न क्षेत्रों से एलियंस भी पहुंचे। उन्होंने अपने अपने साथी ढूंढे और समुद्र की ओर पैनी नजरें गड़ा दी। रात की हवा गरज रही थी। दूर से आती एक भीषण किलिंग इंटेंट पूरे क्षेत्र में महसूस की जा सकती थी। झंग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो उस क्षण का इंतजार कर रहा था। तभी आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और एक उल्का की तरह समुद्र में गिर गई। कुछ ही क्षणों में जैसे 1,00,000 सूरज समुद्र में एक साथ फट पड़े हों। हर दिशा में भयानक प्रकाश और गर्मी फैल गई। झंग यी और उसके लोगों ने पहले से तैयारी की थी। टैक्टिकल हेलमेट्स ने उस तेज रोशनी को आइसोलेट कर लिया। दूर आकाश में एक विशाल मशरूम क्लाउड उठी, 10,000 मीटर ऊंचाई तक। यह था मानवता का सबसे शक्तिशाली हथियार, गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव, और वो संस्करण जो हुआशु राज्य के पास सबसे ज्यादा ताकतवर था। ये ब्लिजर्ड सिटी जियांगनन डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च हुआ था। तियानहाई के पास 500 नॉटिकल माइल दूर समुद्र में टारगेट पर गिरा। वुल्वान एम्पायर के ट्रूप्स की रफ्तार तेज जरूर थी, लेकिन समुद्र से तियानहाई की ओर उनके आने का रूट अनुमानित था। ये लव डेथ उस अंडरग्राउंड रेस के लिए एक स्वागत उपहार था। उम्मीद है कि ये असर करेगा। हस सीन्जवा ने कहा, अगर हम बिना लड़े ही बढ़त पा सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन कुछ ही समय में खबर आई, वुल्वान एम्पायर की सेना बिना किसी हानि के तियानहाई सिटी की ओर बढ़ रही है। चैप्टर 1675 काले कवच का आगमन। हालांकि पहले से अनुमान था कि इस बार वुल्वान एम्पायर पूरी ताकत से आएगा, फिर भी किसी ने यह नहीं सोचा था कि मानव सभ्यता का सबसे शक्तिशाली हथियार भी उन पर कोई असर नहीं डालेगा। सभी के दिल एक पल के लिए धक से रह गए। इतने ताकतवर है ये? हाँ, शैनजुओ ने धीमे स्वर में कहा। कम्युनिकेशन चैनल में उसकी निराश आवाज सुनकर ली क्यानगोंग ने तुरंत डांटा, इसमें क्या अचरज है? जब उनके पास हमारी तरह उन्नत सिविलाइजेशन है तो ऐसा कोई हथियार रोकना उनके लिए असंभव नहीं। झंगी थोड़ा सोच में पड़ गया। तो क्या तुम्हें लगता है उनके पास भी वैसा ही कोई अत्यधिक घातक हथियार है? एक्साइएनजी डॉयन ने ठोस आवाज में कहा, नहीं, अगर उनके पास होता तो अब तक इस्तेमाल कर चुके होते, या फिर उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। हो सकता है किसी कारणवश। टेक्नोलॉजी ट्री की दिशा भी मायने रखती है, उसने चश्मा ठीक करते हुए जोड़ा। जब हमारा गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव बना तो हमारी दुनिया की तकनीकी स्थिति वैसी नहीं थी कि हम ऐसा हथियार बना पाते। ये तो एक चमत्कार जैसा है। समुद्र के ऊपर आधा मिनट पहले जब वुल्वान एम्पायर के सैनिकों ने आकाश से गिरता प्रकाश देखा तो सभी सतर्क हो गए। वे मानव दुनिया में बहुत समय से छिपे हुए थे और लव डेथ की शक्ति से परिचित थे। आते वे तैयार थे। गेट कीपर ऑफ दी अंडरवर्ल्ड ने अपने आर्मोर से एक चांदी की धातु की गेंद निकाली, हथेली में समाने लायक, जिसके चारों ओर खोखले छेद थे। ये गेंद दिखने में साधारण थी, पर उसका सम्मान सभी योद्धा कर रहे थे। यहां तक कि ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स और ब्लू आर्मोर वॉरियर्स भी पीछे हटने लगे। गेट कीपर ने गेंद को हवा में उछाला। उसी क्षण जब गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का विस्फोट हुआ, उस चांदी की गेंद से एक और जबरदस्त ऊर्जा निकली, इतनी प्रभावशाली कि आकाश में एक विशाल चमकदार पर्दा बन गया, जिसने विस्फोट की ऊर्जा को दुनिया से पूरी तरह काट दिया। फॉग वैली में खड़े सभी एलियंस तक उस विस्फोट की दहशत पहुंची। गेटकीपर ने धीरे से कहा, क्या यह सभ्यता सच में बुद्धिमान है? कहीं ये वही जाति तो नहीं जिसे वन गॉड सबसे ज्यादा चाहता है? लेकिन फिर उसने सिर हिलाया, नहीं, ये बहुत कमजोर है। दोषपूर्ण रचना, एक असफल प्रयास। जायंट ब्लेड ने उस चांदी की गेंद की शक्ति को देखकर पूछा, मार्शल, क्यों ना हम सीधे हमारे एंशिएंट वेपन से इस देश को मिटा दे? गेटकीपर ने उसे ठंडी नजर से देखा, चेतावनी देने वाली नजर, और जायंट ब्लेड ने तुरंत सिर झुका लिया।
वो शक्ति अराजकता की जड़ है। हमारे पूर्वजों ने उसे इसलिए सील किया था। हमने पहले ही बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस दुनिया में प्रकट होकर। अगर और ज्यादा किया तो हमें भी मिटा दिया जाएगा। फिर वो धीरे से बोला, इनसे निपटने के लिए फॉरबिडन पावर की जरूरत नहीं। मेरे साथ आओ, सबको खत्म कर दो। उसके आर्मोर से तेज ऊर्जा निकली और वो एक तूफान की तरह तियनहाई सिटी की ओर बढ़ गया। तियनहाई सिटी में युद्ध की तैयारी पूरी थी। हर क्षेत्र के सबसे एलीट वॉरियर्स तैयार थे। कम से कम 9000 कॉम्बैट रेटिंग और डेप्यूटी कैप्टन स्तर के एलियन इसमें भाग ले सकते थे। कोलंबिया की सीवुल्फ कमांडो ने अपनी कमांड भी चिऊ जियाओलाई को सौंप दी थी, जिसे हाल ही में इप्सिलॉन स्तर पर प्रमोट किया गया था। जियाओलाई ने अपनी एबिलिटी मेटल फ्रेंजी को सक्रिय किया, जिससे वहां मौजूद सभी इप्सिलॉन एलियंस के हथियारों की शक्ति में 20% तक वृद्धि हो गई। इतना ही कर सकता हूं फ्रंटलाइन के लिए, उसने कहा और अपनी टीम के साथ पीछे हट गया। उसकी शक्ति इप्सिलॉन लेवल युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं थी। तभी समुद्र की दिशा से गर्जने की आवाज आई, लेकिन आकाश में कोई बिजली नहीं थी। ये आवाज तेज हवा और एक भयानक सुनामी की थी। समुद्र में कार्टियर्स और चुअनवू अपनी सी बीस टुकड़ी के साथ दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। आकाश में एक काली रेखा तेजी से तियनहाई सिटी की ओर बढ़ रही थी। झंग यी ने अपने कॉम्बैट सूट के स्मार्ट डिवाइस से देखा। ये एक सुपर विशाल सुनामी थी, 200 मीटर से भी ऊंची। उसकी दिशा सीधे शहर को निगलने की ओर थी। सिर्फ तियनहाई नहीं, आसपास के कई शहर भी तबाह हो जाएंगे। झंग यी ने गहरी सांस ली। अब लोगों के मरने का दुख करने का समय नहीं था। उसे सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ना था। वे आ रहे हैं, शुरू करो। योजनाबद्ध बैटल स्ट्रक्चर के अनुसार सभी सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांटा गया और दैशिंग की सहायता से उन्हें तैनात किया गया। समुद्र के ऊपर काली लहरों पर गेट कीपर ऑफ दी अंडरवर्ल्ड ने आक्रमणकारी मुद्रा में प्रवेश किया। बूम! एक तेज प्रकाश किरण तियनहाई सिटी से निकलकर सीधे उसकी ओर गई, लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की। बस दाहिना हाथ उठाया और ऐसे झटका दिया जैसे कोई मच्छर उड़ा रहा हो। ये थी टाइनवे वेपन कैनन, जो सिल्वर आर्मोर्ड एलियनों तक को डरा देती थी। लेकिन गेटकीपर ने एक झटके में उसकी दिशा मोड़ दी। कोई क्षति नहीं हुई, उसकी आर्मोर तक नहीं टूटी। तियनहाई सिटी की सबसे ऊंची जगह पर झंग यी और एक्साई दाओवन खड़े थे। झंग यी के हाथ में एक बड़ा हैंड कैनन था, जिससे अब हरी धुआं निकल रही थी। इतना पोर्टेबल होने के बावजूद इसका यही था अंतिम वार। उसने हथियार को एलियन स्पेस में वापस रखते हुए कहा, जैसा सोचा था, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसने दूर उस काले कवचधारी को घूरते हुए कहा, अब असली युद्ध शुरू होगा। चैप्टर 1676 चाओयू बेस डिस्ट्रॉयड। काले कवच में लिपटा ब्लैक आर्मोर सीधे तियनहाई सिटी के ऊपर आसमान से उतरा। उसने ऊंचाई से नीचे देखा और उसे साफ समझ आ गया कि इस शहर के हर कोने से हजारों लोगों की निगाहें उसी पर थी। लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। झंग यी और एक्साई दाओवे पहले से ही सतर्क थे। वो दोनों तियनहाई टीवी टावर के ऊपर खड़े थे, पूरी तरह तैयार, दुश्मन के पहले वार का इंतजार कर रहे थे। ब्लैक आर्मो ने बिना कुछ कहे अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया और जमीन की तरफ एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से एक हल्की सी दिखने वाली काली रोशनी निकली, जो एक बड़ा सा गोला बनकर जमीन की तरफ गिर गई। शुरुआत में ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अगले ही पल जमीन के नीचे से एक इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरी धरती हिल गई। शहर के पूर्वी किनारे से लेकर उत्तर पश्चिम तक जमीन जैसे उखड़ने लगी थी। झंग यी की आंखें चौड़ी हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उस एक मुक्के ने चाओयू बेस को, जो समुद्र के किनारे कई सौ मीटर जमीन के नीचे बना हुआ था, सीधा बाहर उखाड़ दिया। चाओयू बेस, जो तियनहाई के 3 बचे हुए बेस में से एक था, अब पूरी तरह उजड़ चुका था। वहां अभी भी
किन जिंगवान और सैकड़ों लोग जिंदा थे जो युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब उनका अंजाम सिर्फ मौत था। झंग यी को एक पल के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने दिल की बातों को तुरंत दबा दिया। उसे पता था ये जंग है, और जंग में अगर भावनाओं में बह गए तो बाकी लोग भी मर जाएंगे। पूरे हुआशु कंट्री पर खतरा आ जाएगा। दूसरी तरफ हेडिस गेटकीपर ने एक नजर उस उजड़े बेस पर डाली, फिर अपने हाथ की एक उंगली से एक काली किरण छोड़ी जो चाओयू बेस की मोटी सुरक्षा परत को आर पार कर गई। उसी के साथ समुद्र का पानी अंदर घुस गया। सिर्फ 5 सेकंड में पूरा बेस डूब चुका था। सैकड़ों लोग मारे गए। सबने वो मंजर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। ना बचाने की कोशिश, ना कोई अफसोस की आवाज, क्योंकि वो सब जानते थे अगर अभी धैर्य खोया तो पूरी तैयारी बेकार चली जाएगी। झंग यी ने गहरी सांस ली, फिर अपना बड़ा स्नाइपर गन थंडर उठाया और एक बार फिर सीधे हेडिस गेटकीपर की ओर निशाना साधा। धड़ाम! काली रोशनी हवा में छूटकर सीधे दुश्मन के सिर की ओर निकली, लेकिन गेटकीपर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मजाक। वो मुस्कुरा रहा था। फिर वो जरा भी नहीं रुका, सीधा झंग यी की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पूरे शरीर से काली रोशनी निकली और उसने झंग यी के हमले को हवा में ही तोड़ डाला। झंग यी की आंखें भी उसकी गति को पकड़ नहीं पा रही थी। उसने सिर्फ अपने ट्रेसिंग ऑल थिंग्स वाली भविष्यवाणी शक्ति से अंदाजा लगाया कि अगला वार कहाँ होगा। बहुत तेज है, झंग यी ने बुदबुदाया। उसने फौरन अपनी 100x एक्सेलरेशन चालू कर दी। 2 सेकंड बाद गेटकीपर उनके ठीक सामने आ गया। कोई बात नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक सीधा मुक्का। उसके मुक्के से एक काली ऊर्जा की भारी गेंद बनी, एक डार्क स्टार जो जमीन की तरफ गिर रही थी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे शहर को मलबे में बदल सकती थी। झंग यी और एक्सायनजी दाओवे जानते थे अगर ये हमला सीधा पड़ा तो पूरा प्लान खत्म। रोकना होगा इसे, झंग यी चिल्लाया। झंग यी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और 3000 डायमेंशनल गेट्स को अपने चारों तरफ से घुमा दिया, एक मजबूत रक्षात्मक दीवार बनाकर। वहीं एक्सायनजी दाओवे के शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी। उसकी शक्तिशाली टेलीकिनेसिस एक्टिव हो गई। माय थॉट्स आर एटर्नल। झंग यी और एक्सायनजी दाओवे की ताकत एक साथ मिलकर उस भारी डार्क स्टार को रोक रही थी। डार्क स्टार ने झंग यी के सैकड़ों डायमेंशनल गेट्स तोड़ दिए। झंग यी को समझ आ गया कि उसने गेटकीपर की ताकत को बहुत कम आंका था। मैं जानता हूं, झंग यी ने दांत भींचते हुए कहा, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। अब झंग यी की आंखों से अलग अलग रंगों की रोशनी निकल रही थी। बाई ओर समय की शक्ति, दाई ओर स्थान की। उसने पहली बार अपने टाइम और स्पेस की शक्तियों को एक साथ मिलाना शुरू किया। उसकी सोच थी, अगर मैं समय को देख सकता हूं तो क्या मैं हर चीज को उसके शुरुआत तक वापस नहीं ले जा सकता। चैप्टर 1677, 9 महलों और 8 गठन। हेडिस गेटकीपर के जबरदस्त हमले का सामना करते हुए आखिरकार झंग यी ने अपनी सबसे खास ताकत दिखाई, समय और स्थान की संयुक्त शक्ति। उसकी आंखों में अलग अलग दिशा में घूमती हुई रोशनी दिखाई देने लगी और समय व स्थान की ऊर्जा आपस में मिलकर आसमान से आ रहे हमले को जकड़ने लगी। टाइम एंड स्पेस काउंटर करंट, ये झंग यी की नई शक्ति थी। इसमें ज्यादा कोई चमकदार धमाका नहीं होता, लेकिन सामने वाले का हमला जैसे किसी चीज में घुलने लगता है। अगर दुश्मन की शक्ति उससे कम हो तो ये स्किल एक झटके में उसका अटैक बेअसर कर देती है। लेकिन सामने तो खुद हेडिस गेटकीपर था। उससे ये अटैक पूरी तरह नहीं रुका, बस थोड़ी देर के लिए कमजोर हो गया। लेकिन झंग यी को जो चाहिए था वो हासिल हो चुका था। अब तक उसने वैनपिंग और सिल्वर आर्मोर थंडर की शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया था और उसका सुपर पावर इंडेक्स अब 28,000 तक पहुंच चुका था। हालांकि ये ताकत धीरे धीरे उसके शरीर में पूरी तरह समाएगी।
फिर भी इतनी ताकत और ये नई स्किल मिलकर उसने और एक्सायनजी दाओवे ने गेटकीपर के इस हमले को रोक दिया। झंगी और एक्सायनजी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों की आंखों में थोड़ी राहत नजर आई। दुश्मन भले ही बेहद ताकतवर था, लेकिन अब वो पूरी तरह बेबस नहीं थे। गेटकीपर ने भी शायद नहीं सोचा था कि दो इंसान उसका अटैक रोक लेंगे। वो हवा में हाथ बांधकर खड़ा हो गया और नीचे झंगी की तरफ देखते हुए बोला, टाइम और स्पेस की ताकत, वो भी एक ही इंसान के अंदर। हमारे वुल्वान ट्राइब में भी ऐसे लोग गिने चुने ही हैं, लेकिन अफसोस तुम हमारे नहीं हो। अगर आज मरे नहीं तो तुम्हें वॉर पपेट बना दूंगा। झंगी को एक पुराना दुश्मन याद आ गया, ड्रैगन किंग। उसकी अजीब शक्ल और मौत से पहले की पीड़ा अब भी झंगी को डराती है। उसने चिल्लाकर जवाब दिया, तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? गेटकीपर ने हंसते हुए कहा, इतनी मेहनत करके बस मेरा एक हमला रोका है और सोच रहे हो कि कुछ बड़ा कर लिया? झंगी की मुस्कान लौट आई। हमें सिर्फ यही करना था। वो जानता था कि वो गेटकीपर को पूरी तरह नहीं रोक सकते, लेकिन उनका असली मकसद था उसे तियनहाई सिटी के अंदर खींचना। दूसरी तरफ होतू, जो एक हवा में दौड़ती ट्रेन में बैठा था, बोला, शुरू करो। जैसे ही ये आदेश गया, पहले से पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों में बिखरे टियानजिंग वॉरियर्स ने अपनी आंखें बंद की और जमीन में ऐसे समा गए जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। उनके लीडर सौमिंग ने, जो 40 के आसपास के उम्र के थे और जिनकी ठोड़ी पर बकरी दाढ़ी थी, अपने हाथ जोड़कर बोला, बाहरी रूप से 8 दिशाओं को खोलो, अंदर से 9 महलों को जोड़ो। झूगे वूहों, मेरी मदद करना। ये जाल हजारों को नहीं, बस एक को कैद करने के लिए है। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद सबसे एलिट यूनिट 36 टियानजिंग वॉरियर्स और उनके लीडर सौंगमिंग मिलकर एक बहुत ही खास ट्रैप फॉर्मेशन बना सकते थे। 9 पैलेसेस एंड 8 फॉर्मेशंस डायग्राम। इस फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इसमें शामिल सभी लोग अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। अगर कोई एक अकेले गेटकीपर को कैद करने की कोशिश करता तो वो सभी मारे जा सकते थे, लेकिन अगर ये ज्यादा बड़ी टीम के साथ मिलकर हमला करते तो इसके असर जबरदस्त होते। सौंगमिंग के एक्टिव होते ही आकाश बदल गया, काले बादल फैल गए और पूरा तियनहाई सिटी धुंध से भर गया। हेडीज गेटकीपर ने ऊपर देखा और हल्की दिलचस्पी से बोला, ओह, ये लोग अब जाल में फंसाना चाहते हैं। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो इस जद्दोजहद का मजा ले रहा हो। फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतना ही मजा आएगा तुम्हें तबाह करते हुए। उसके हाथों से काली ऊर्जा निकलने लगी, इतनी भारी कि जैसे वो खुद कोई चलती फिरती गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव हो। वो अब कुछ बड़ा हमला करने ही वाला था कि तभी धड़ 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 अचानक कहीं से एक अजीब सी गूंज आई, किसी भारी ट्रेन जैसी। गेटकीपर ने चौंक कर बाए और मुक्का मारा और धुंध को हटाया। तभी हवा में एक काली ट्रेन दिखाई दी जो हवा में उड़ रही थी। उस ट्रेन पर कुछ लोग खड़े या बैठे थे। झंगी, एम्परर गोचुन, ली चंगोंग, थंडर गॉडपन, अलेक्सी इवानोव, एक्सायनजी दाओवन और जिटा गारबा। उस ट्रेन की खिड़की के पास एक काली ड्रेस में लड़की बैठी थी जो गेटकीपर की एक मूर्तिनुमा आकृति को छेनी से तराश रही थी। गेटकीपर का हमला जोरदार था, लेकिन इस बार झंगी पीछे हटा और सबसे कमजोर समझे जाने वाले ली चंगोंग ने आगे बढ़कर हमला किया। उसने अपनी कमर से तलवार खींची और बोला, मैं भगवान की इच्छा हूं। दुनिया की हर चीज मेरे सामने टुकड़ों में बंट जाएगी। उसका वार इतना तेज और सीधा था कि गेटकीपर का शक्तिशाली अटैक वही कट गया। झंगी का फलसफा था, सबसे अच्छी रक्षा अटूट सुरक्षा, लेकिन ली चंगोंग का मानना था सबसे अच्छी सुरक्षा है सीधा हमला। उसकी पावर का इंडेक्स सिर्फ 18,000 था, लेकिन सही समय और सही जगह पर उसका वार कमाल कर गया। इसीलिए वो क्रूसेड टीम में शामिल किया गया था, क्योंकि उसके वार का कोई जवाब नहीं था।
चैप्टर 1678 आखिरी ताकत जोक दो। ली चंगोंग ने अपनी तलवार से हवा को चीरते हुए हेडीज गेटकीपर के हमले को 2 हिस्सों में काट दिया। उसके बाद झंग यी और एक्सायनजी दाओवे ने उसे तुरंत पीछे हटने को कहा, क्योंकि उसकी हमला करने की ताकत तो बहुत थी, लेकिन उसकी डिफेंस बहुत कमजोर थी। अगर गेटकीपर ने सीधा हमला कर दिया तो उसे बचाना मुश्किल था। ली चंगोंग भी समझदार था। वो बिना नाटक किए फौरन बाकी लोगों के पीछे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। पहली बार हेडीज गेटकीपर की आंखों में हैरानी थी। मेरे अटैक को रोक दिया गया? शायद उसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो जल्दी ही समझ गया। लगता है इस लड़के में अटैक को बेअसर करने की कोई स्किल है। उसने ट्रेन पर खड़े ली चंगोंग को घूरते हुए कहा, लेकिन ये सब सिर्फ बेकार की कोशिश है। अचानक उसके शरीर से काली ताकत निकली और आकाश में लाखों ब्लेड जैसे नुकीले हथियार बन गए। पूरा आसमान इनसे भर गया। उसने अपना हाथ ट्रेन की ओर बढ़ाया और वो सब ब्लैक ब्लेड्स सीधा झंगी और बाकी साथियों की ओर गिरने लगे। ली चंगोंग के चेहरे पर घबराहट थी। इतने घने अटैक को मैं अकेले नहीं रोक सकता। इनमें से एक भी गिरा तो मैं गया। एक्सायनजी दाओवे ने तुरंत कहा, गोस्ट ट्रेन ट्रांसफर। बूम! गोस्ट ट्रेन अचानक धुंध में गायब हो गया और आसमान से गिरती काली तलवारें जमीन पर गिर पड़ी। पूरा इलाका तहस-नहस हो गया। गेटकीपर को न ट्रेन दिखाई दी, न कोई स्पेस फ्लो महसूस हुआ। स्पेस यूजर है क्या? उसने सोचा। दरअसल गोस्ट ट्रेन का ड्राइवर था दैशिंग। उसने पहले से ही पूरे तियनहाई सिटी में स्पेस कोऑर्डिनेट्स फैला रखे थे। 9 पैलेसेस 8 फॉर्मेशंस की मदद से वो ट्रेन को किसी भी जगह फौरन ट्रांसफर कर सकता था। हालांकि सबने गेटकीपर के हमले से बच तो लिया, लेकिन उसका जोर सबके दिलों में डर छोड़ गया। ली चंगोंग ने फिक्रमंद होकर पूछा, इतनी ताकत के सामने हम कैसे रुक पाएंगे? झंग यी बोला, घबराओ मत। इतनी भारी ताकत को जमीन पर चलाना आसान नहीं है। उसकी पूरी शक्ति नहीं निकल पाएगी और वो ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकता। हमारा मकसद उसे हराना नहीं है, सिर्फ उसे रोकना है। और अगर हालात बहुत बिगड़ गए तो हमारे पास आखिरी दाव भी है। जब चाओयू बेस तबाह हुआ, तभी झंग यी ने यांग जिंगसन से कहा था कि बाकी 2 मेन बेस को भी खाली करवा दिया जाए। अब अंडरग्राउंड शेल्टर भी सुरक्षित नहीं था। बस एक रास्ता है, तियनहाई सिटी को छोड़कर भागो, वरना कोई नहीं बचेगा। यांग जिंगसन ने 2 बेस, किंगपू बेस और यांगजिंग बेस के जिम्मेदार लोगों को तुरंत चेतावनी दी। जिंगशन, शाओ होंगलियन और बाकी कुछ लोग पहले ही म्यू युअन शैडो स्पेस में ले जाए जा चुके थे। बाकी लोगों को टेम्परेरी लीडर्स देख रहे थे। सभी को साफ आदेश था, अब शेल्टर भी सुरक्षित नहीं। जितनी जल्दी हो शहर छोड़ दो, वरना सब मारे जाएंगे। बेस में अफरातफरी मच गई, लेकिन जो जिंदा रहना चाहते थे उन्होंने भागने में ही समझदारी समझी। उधर गोस्ट ट्रेन में होटू बड़े ध्यान से गेटकीपर की एक लकड़ी की कठपुतली बना रही थी। अब वो उसका चेहरा, हाव भाव सब देख चुकी थी। हेवनली गॉडवे अब उसकी असली शक्ल देख ली है। उसने उस लकड़ी की गुड़िया को हाथ में कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में गहराई से चमक रही थी। शरारती खिलौना हर जगह मुसीबत फैलाता है, लो अब बंध जा। जैसे ही उसने ये कहा, वो कठपुतली उसके पैरों के नीचे बने गहरे अंधेरे तालाब में गिर गई। अब दैशिंग ने ट्रेन को फिर से स्पेस में दौड़ाना शुरू कर दिया। तभी 2 विशालकाय राक्षस, ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस, उस अंधेरे ट्रेन से खड़े हो गए। उनके सामने पूरी ट्रेन एक खिलौने जैसी लग रही थी। झंग यी और बाकी सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। होटू ने आखिरकार मोर्चा संभाल लिया। झंग यी को भी अब देखना था कि हुआशु किंगडम की ये नंबर 1 जानी जाती शख्सियत क्या कर सकती है। बूम! ट्रेन एक बार फिर से वॉइड से बाहर आई और ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस अपने फेट चेन के जरिए गेटकीपर के पास पहुंचे। होटू ने ट्रेन को बार बार टेलीपोर्ट कराते हुए ये तय किया
कि गेटकीपर हमेशा उसकी रेंज में रहे, लेकिन उसे पकड़ने के लिए कभी सही जगह समझ ना आए। ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस ने उसके चारों तरफ घेरा बना लिया। गेटकीपर को महसूस हुआ कि जैसे उसकी किस्मत बांध दी गई हो। उसने दोनों को पंच से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आत्माज करने वाली जंजीरों ने उसे बांध लिया। उसकी सारी ताकत के बावजूद वो इन शैतानों से नहीं छूट सका। गेटकीपर को अब भी यकीन था, ये बस बच्चों का खेल है। मुझे 1000 जंजीरों से भी बांध दो, तब भी मैं दुनिया का सबसे ताकतवर हूं। होटू ने अब पीछे हटते हुए झंगी और बाकियों से कहा, अब मैंने जो कर सकता था कर दिया। आगे अब तुम सब पर है। प्लान के हिसाब से हमें बस इतना करना है कि उस शख्स के शरीर से पहली बूंद खून निकालनी है। बस वही हमारी जीत होगी। चैप्टर 1679 नास्तिक। जैसे ही तियनहाई सिटी धुंध से ढक गई, वुल्वन एम्पायर की एलीट सेना, जो हेडीज गेटकीपर के पीछे पीछे चल रही थी, शहर में पहुंच गई। उनके सामने गहरी धुंध फैली थी, जिसे देखकर उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये इंसानों की पहले से की गई तैयारी का हिस्सा है। इन्हें कैसे पता चला कि हम सिटी पर अटैक करेंगे? जायंट ब्लेड के सिल्वर आर्मो ने हैरानी से पूछा। वो धुंध में कूदने ही वाला था, लेकिन पास खड़े एक योद्धा ने उसे रोक लिया। कुछ गड़बड़ है। इंसान बहुत चालाक होते हैं। जब ये पहले से रेडी है, तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। अभी मत जाओ। ब्लैक व्हाइट कमांडर, जिसका नाम स्टॉर्म था, उड़कर आगे आया। उसने गहरी सांस ली और जोरदार हवा का झोंका छोड़ा, जो एक तूफान बनकर धुंध पर टूट पड़ा। लेकिन यह धुंध वैसी नहीं थी जो उड़ जाती। वो टस से मस नहीं हुई। ब्लड टाइड, जो सिल्वर आर्मोर में था, ने हाथ फैलाकर हवा में लहराई, लेकिन उसे भी कोई असर नहीं दिखा। क्या ये रोशनी है? जायंट ब्लेड ने पूछा। अब क्या करें? अंदर जाए? उसके सवाल के जवाब में दूर से एक तेज हमला हवा को चीरता हुआ आया। सुनहरी लपट, सीधा उसकी तरफ। क्वाक! जायंट ब्लेड ने फौरन पलटकर अपनी बड़ी तलवार से आग को बीच में ही काट डाला। वो लपट समुद्र में गिरी और 10 मील तक का पानी उबलने लगा। आसमान में एक गोल्डन क्रो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसे घूर रहा था। उसकी पीठ पर ब्लैक एम्परर चुनशुआम्बा खड़ा था, आंखों में गुस्सा और नफरत लिए। दूसरी दिशाओं से भी बाकी इंसानी एलियन, जो पहले से इस लड़ाई की तैयारी में थे, सामने आने लगे। शुआचा फुसफुसाया, बहुत अच्छा, अब सब इकट्ठा हो गए हैं। इस बार उनका सरप्राइज अटैक फेल हो गया, लेकिन फिर भी वो शांत था, क्योंकि इस लड़ाई में उनका ग्रेट मार्शल खुद मौजूद था। हार का सवाल ही नहीं उठता। जायंट ब्लेड मुस्कराया और अपनी बड़ी कर्व्ड तलवार हवा में घुमाई। बहुत अच्छा, अब हमें इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा यही मार देंगे। एक ही लड़ाई में पूरी कौम को खत्म कर देंगे। उसने सीधा हशन झुया और चुनशुआम्बा की ओर इशारा किया। पिछली बार ये दोनों मेरे हाथों से बच निकले थे, अब नहीं बचेंगे। ये कहते ही वो उड़ पड़ा और उसका डिप्टी कमांडर फ्रोस्ट भी उसके पीछे था। समंदर में सी बीस्ट की दहाड़ सुनाई देने लगी। XUANW और सीडिलस ने 4 सिल्वर आर्मोर्ड सी बीस्ट्स को सामने पाया। उनमें से एक बीस्ट ठंडी हंसी के साथ बोला, इंसानों ने हमें ललकारा है, अब अपनी ताकत दिखाने का वक्त है। रोर! उसने जोर से दहाड़ लगाई और वो जायंट लाल समुद्री राक्षस बनकर समंदर में कूद पड़ा, सीधा XUANW और सीडिलस की ओर हमला करते हुए। हर सिल्वर आर्मोर अपना अपना टारगेट चुन चुका था और इंसानी एलियंस भी उन्हें सिटी के बाहर ले जाने की कोशिश में थे, ताकि झंगी और उनकी टीम को हेडीज गेटकीपर को रोकने का मौका मिल सके। जुएग्वा और लुओ झुओ ने भी लड़ाई में एंट्री ली। उन्होंने किंग कॉन्ग जैसे दुश्मन से टक्कर ली। उधर न्यूटन और कनारो ने ब्लड टाइड को लिन्हाई सिटी की ओर खींच लिया। इंसानों की स्ट्रैटेजी साफ थी। वो सबको अलग अलग डायरेक्शन में एंगेज कर रहे थे, लेकिन इंजिया और उसके साथियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुम लोग बेवकूफ हो।
अगर ये सोचते हो कि इंसान हमारे मार्शल के सामने टिक सकते हैं। ब्लड टाइड, सिल्वर आर्मोर और कमांडर नी जब लिन्हाई सिटी पहुंचे तो सामने न्यूटन और कनारो खड़े थे। ब्लड टाइड हंसते हुए बोला, तुम जितना चाहो लड़ो, इस देश का अंत तय है। न्यूटन ने ठंडी नजर से देखा। ओह, उसने चश्मा ठीक किया। तुम्हें ये गलतफहमी किसने दी कि तुम भगवान हो? ब्लड टाइड बोला, हमारी ताकत ही हमारा विश्वास है। तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए हम भगवान जैसे ही हैं। उसने न्यूटन की ओर उंगली उठाई। अब देखना कितने मूर्ख लगोगे तुम अपनी कोशिशों में। न्यूटन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बड़ी हैंड कैनन उठाई और कहा, सॉरी, मैं नास्तिक हूं। और फिर ट्रिगर दबाया, एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ। इस दौरान बाकी इप्सिलॉन लेवल एलियंस भी अपने अपने टारगेट से भिड़ चुके थे, और जो ब्लू आर्मोर्ड सोल्जर्स थे, जिनकी पावर लेवल 9000 से ऊपर थी, उन्होंने पूरे शहर के चारों ओर हमला शुरू कर दिया। उनमें से एक कैप्टन ने कहा, हमें ग्रैंड मार्शल की ताकत की चिंता नहीं, लेकिन अगर हम इस शहर में ज्यादा रुके तो समय हमारे खिलाफ हो जाएगा। सारे फॉग प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस को खत्म करो। ये सारे वॉरियर्स फॉग वैली आर्मी के सिर्फ जूनियर सोल्जर्स थे, लेकिन इंसानी दुनिया में ये सब एक से एक पावरफुल बीइंग्स माने जाते। अब शाओले मैदान में आया। वो हुआशु किंगडम के सारे 9000 प्लस पॉइंट्स वाले एलियंस को लेकर आया था। उसके हाथ में एक बड़ी काली बंदूक थी और उसकी नजर सामने खड़े ब्लू आर्मोर्ड वॉरियर्स पर पड़ी। उसने कहा, अब ये बैटलफील्ड हमारा है। उसने बंदूक सीधी एक एनिमी की ओर तानी। ये बंदूक उसकी मेटल फ्रेंजी एबिलिटी से पावर्ड थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। समंदर से एक काला उजाला निकला और वो ब्लास्ट जो शाओले ने किया था उसे सीधा रोक दिया। जब शाओले ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये तो वही है जो युद्ध में मारा गया था। वो नीला विशाल शरीर, चिकना और चमकदार, जैसे कोई मूर्ति। ये वही ब्लू ड्रैगन था जिसकी मौत की खबर सबको दी गई थी। चैप्टर 1680 लड़ाई। इस समय किंग लॉन्ग अब अपने पहले जैसे रूप में नहीं था। उसका पूरा शरीर काले रंग में ढक चुका था और वो एक विशाल, कमजोर, जलमग्न वाटर ग्लास ड्रैगन गॉड की तरह लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नाम की कोई भावना नहीं बची थी, बस क्रूरता थी। शाओले ने यह देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ा। किंग लॉन्ग उसकी तरह ही एक सैनिक था। दुनिया के अंत के बाद के इन सालों में दोनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की थी। शाओले उसके मरने को समझ सकता था, लेकिन दुश्मनों के हाथों उसका अपमान नहीं। किंग लॉन्ग, आज तुझे आखिरी बार मैं विदा दूंगा। शाओले के हाथ में जो काली बंदूक थी, वो उसकी सुपर पावर के इन्फ्यूजन से एक अजीब से ड्रैगन शेप्ड गन में बदल गई, जो उसके हाथ से जुड़ गई थी। उसने वो बंदूक उठाई और जोर से दहाड़ा। भाइयों, मेरे साथ चलो, इन विदेशी कमीनों को खत्म कर दो। उसकी दहाड़ से पूरा आसमान कांप गया। हुआशु कंट्री के हर रीजन से आए हुए एलिट सोल्जर्स चीखते हुए किंगजिया एलियन ट्रूप्स की ओर दौड़ पड़े। वहीं टियाने सिटी के बैटलफील्ड के सेंटर में हॉटू ने हेवनली गॉडवे की शक्ति से हेडीज गेटकीपर पर शाप की शक्ति छोड़ी। ये शक्ति अगर किसी ब्लैक चैरियट से कमजोर एलियन को छूती तो वो लड़ने की ताकत खो देता, लेकिन हेडीज गेटकीपर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बस चारों दिशाओं में देखता रहा, गोस्ट ट्रेन के दोबारा प्रकट होने का इंतजार करते हुए और मेज से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए। लेकिन इस समय उसकी हालत एक बिनासर के मक्खी जैसी थी। उसे लगता था कि वो सीधा उड़ रहा है, लेकिन असल में वो बार बार एक ही जगह चक्कर काट रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये ट्रैप फॉर्मेशन सिर्फ दिशाओं को नहीं, बल्कि ऊपर नीचे, दाएं बाएं सबको गुमराह करती थी। आसमान की ओर भागना भी बेकार था। इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने का एक ही तरीका था, या तो गोस्ट ट्रेन पर हमला करके वहां मौजूद वॉरियर्स को मार डाले,
या फिर फॉर्मेशन के स्तंभ 36 टियानजिंग वॉरियर्स को खत्म कर दे। तभी गोस्ट ट्रेन फिर से प्रकट हुआ, वॉइड में एक तिरछी दिशा में चलता हुआ, फिजिक्स के सारे नियम तोड़ता हुआ। झंग यी और एक्साई एनजी डॉयन आगे थे, डायमेंशनल गेट और टेलीकिनेटिक बैरियर से डिफेंस बनाए हुए। मुख्य हमला करने की जिम्मेदारी थी अलेक्सी यानी थंडर गॉड पीरन की। ये शख्स जो दिखने में सीधा सादा था, कभी आर्कटिक में लकड़ियां काटने वाला एक आम आदमी था, लेकिन दुनिया के अंत के बाद उसने एक चमत्कारी विकास किया और अब फ्रीमन्स पैलेस ऑफ दी गॉड्स का टॉप वॉरियर बन चुका था। ट्रेन की अपीयरेंस इतनी अचानक होती थी कि हेडिस गेटकीपर अनुमान नहीं लगा पाता कि हमला किस दिशा से आएगा, लेकिन झंग यी और उनकी टीम पूरी तरह तैयार थी। ट्रेन जैसे ही सामने आया, अलेक्सी ने अपने दोनों हाथों में पकड़ रखी ह्यूज एक्सेस को ऊपर उठाया और भालू जैसी दहाड़ मारी। उसके शरीर से तेज सिल्वर बिजली फूटी और पूरे गोस्ट ट्रेन को कवर कर लिया। बूम! आसमान से बिजली गिरी, उसके बैटल एक्स पर गिरी। उसके शरीर पर बिजली ऐसे चिपक गई जैसे लोहे पर चुंबक। उसका शरीर कुछ ही पलों में इतना बड़ा हो गया कि उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म फट गई और अंदर से इतनी ताकतवर मांसपेशियां दिखी कि देखने वालों की आंखें फटी रह गई। ये थी उसकी शक्ति टायरेंट। सीधा स्पाट, देशी स्टाइल की लड़ाई, बहादुरी और पागलपन का मेल। हेडिस गेटकीपर जैसा कोई गॉड लेवल दुश्मन सामने था, लेकिन अलेक्सी ने अपनी दोनों एक्सेस से हमला किया। पहली एक्स आधे चांद की तरह बिजली की लहर बनकर हेडिस गेटकीपर के सिर की ओर गिरी। पीछे खड़े ली चोंगोंग ने तलवार की मूठ कसकर पकड़ी हुई थी। वो भी मौके के इंतजार में था कि जरूरत पड़ने पर एक घातक वार कर सके। उनकी प्लानिंग सिंपल थी, अगर गेटकीपर को मारा नहीं जा सकता तो कम से कम पहली बूंद खून गिराया जाए, जिससे हॉटू की कर्ज एबिलिटी एक्टिवेट हो सके। लेकिन जैसे ही पहली एक्स गिरी, हेडिस गेटकीपर ने बस हल्के से अपना हाथ उठाया और बिजली की उस विशाल एक्स को एक हाथ से कुचल दिया। दूसरी एक्स जो कमर पर आ रही थी, उसे भी उसने एक हाथ से रोक लिया। अलेक्सी की आंखों में गुस्सा और शर्म का मिलाजुला भाव था। ओ ओ ओ ओ ओ! उसके हाथ, जो झंग यी की जांग से भी मोटे थे, लगातार एक्स घुमा रहे थे, इतनी तेजी से कि हवा में उनका शैडो दिखने लगा। बूम! क्रैक! बिजली पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही थी, जैसे लाइटनिंग स्नेक हेडिस गेटकीपर को काटने आ रहे हों। ली चोंगोंग तैयार था, एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी हेडिस गेटकीपर चिढ़ गया। उसने अपने हाथ हिलाए और उसके शरीर से निकली ब्लैक एनर्जी वेव चारों ओर फैल गई। इंडिस्क्रिमिनेट अटैक! इसने अलेक्सी की बिजली को तोड़ डाला और गोस्ट ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। निकलो! झंग यी चिल्लाया। श्वा! गोस्ट ट्रेन तुरंत वॉइड में गायब हो गया। लेकिन टियाने सिटी के सेंटर में एक और सिंखोले बन चुका था, कई किलोमीटर चौड़ा गड्ढा। झंग यी ने राहत की सांस ली। शुक्र था उसने पहले ही तियानहाई फोर्ट्रेस को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। स्पेस बेस्ड स्टेबिलिटी यूजर्स बुरे नहीं है। हेडिस गेटकीपर ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर कहा, 3 हमले फेल हुए, कोई बात नहीं, वो लोग बच निकले, लेकिन मैं स्पेस बेस्ड नहीं हूं, इसलिए उनके जाने की दिशा का अंदाजा नहीं लगा सकता। तो फिर जितना दिख रहा है सब नष्ट कर दो। अब उसने फॉग में रास्ता ढूंढना बंद कर दिया और अगले हमले का इंतजार करने लगा। अब क्या करें? हमारे हमले तो जैसे उसके लिए खरोंच भी नहीं है। झंग यी ने भौहें सिकोड़ कर कहा, ताकत का अंतर वाकई बहुत बड़ा है। समय और जगह का फायदा होते हुए भी हम उसे खून नहीं निकालवा पा रहे। एक्साई डॉयन ने कहा, हां, लेकिन अभी कम से कम हम पूरी तरह हार नहीं माने हैं। जब तक वो स्वर्ग की शक्ति से डर रहा है और अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा, हमें यही मौका चाहिए, उसकी पहली बूंद खून निकालने का।